हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम देख रहे थे घटनासार हाफ ईयरली 2026 को। और आज हम देखेंगे जुलाई 2025 से 5 जनवरी 2026 तक का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और इसे हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। इसके कोई भी लेक्चर 1 2 3 4 करके नहीं आएंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको कोई फीडबैक देनी हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप उस पर दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। इस सेशन की जो पीडीएफ है, जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी। बाकी आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी में पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा। ठीक है, तो ये 3 देश कौन से हैं? जॉर्डन है, इथोपिया है और ओमान है। कब से कब तक की यात्रा की है? 15 से 18 दिसंबर 2025 तक इन 3 देशों में गए हैं। तो इन्होंने इन 3 देशों की यात्रा में पहले किस देश में इन्होंने अपनी यात्रा की है? तो 15 दिसंबर को ये जॉर्डन पहुंचे हैं, जहां अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला II से इन्होंने मुलाकात की है। ठीक है। और ये मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने 75 वर्ष पूरे कर मतलब 75 वर्ष पूरे होने का समारोह मना रहे हैं। तो कुल मिला के भारत और जॉर्डन के बीच जो राजनयिक संबंध हैं उनको स्थापित हुए कितना समय हो गया है? 75 वर्ष हो गया है। फिर अगर आप भारत और जॉर्डन से रिलेटेड आंसर राइटिंग कर रहे हो या पश्चिम एशिया से रिलेटेड कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां आप इसको कोड कर सकते हैं, यानी मेंस पर्पज से। ठीक है। तो जॉर्डन का हमारे लिए काफी सामरिक महत्व है क्योंकि यह पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और 5 अरब देशों और इजराइल से उसकी सीमा लगती है। अब ये जो 5 अरब देश हैं, हम इनकी बात करें, मतलब किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ऐसे देख लीजिए। एक तो ये सीरिया, ठीक है, सीरिया के साथ, सीरिया हो गया आपका, इराक हो गया। फिर अगर हम बात करें सऊदी अरब तो है ही है, फिर इजराइल हो गया और उसके साथ ही वेस्ट बैंक हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं, एक आपने सुना होगा गल्फ ऑफ अकाबा, यानी अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी के साथ ये क्या करता है? ये मिस्र, ठीक है, मिस्र के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये हो गया जॉर्डन, किसके साथ? सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और वेस्ट बैंक के साथ सीमा साझा करता है। और अगर हम बात करें तो अकाबा की खाड़ी से ये मिस्र के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखना। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी क्या है कि जॉर्डन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित है। ठीक है, जॉर्डन अपने अकाबा बंदरगाह के कारण लाल सागर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर क्या है, यह देश 3 कारणों से भारत के लिए अहमियत रखता है। भाई मोदी जी गए हैं तो किसी उद्देश्य से ही गए होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वह फास्फेट का बड़ा आपूर्ति करता है, यानी फास्फेट का बड़ा आपूर्ति करता है जिसका प्रयोग खाद्य उर्वरकों में होता है। आपको ये पता होगा कि भारत जो है खाद्य उर्वरक आयात करता है ना। दूसरा, वहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं। और तीसरा, नौसैन्य सहयोग की दृष्टि से, जिसे हमने अब तक बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिया है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो भाई ये खाद्य उर्वरकों में जो फास्फेट का यूज़ होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो बहुत जाते हैं वहाँ पर। और तीसरा, नौसैन्य सहयोग विस्तार करना है अब जॉर्डन के साथ। ठीक है। इन्होंने अगले 5 साल में 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में इनके साथ व्यापार कितना होता है? 2.8 अरब डॉलर का होता है। और इन्होंने कहा कि भाई अगले 5 साल में हम इसे 5 अरब डॉलर का बनाने का प्रयास करेंगे। फिर क्या है, जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने को लेकर भी एक एमओयू हुआ है। क्या है? किसके बीच में? जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। वर्तमान में भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है भाई, जब जॉर्डन से छुट्टी पाई तो कहाँ चले आए? इथोपिया चले आए। अब इथोपिया में अगर हम बात करें तो इथोपिया में कब तक रहे हैं? तो इथोपिया में ये रहे हैं 16 से 17 दिसंबर। ठीक है, 16 से 17 दिसंबर 2025 को ये इथोपिया की यात्रा पे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 दिसंबर 2025 को इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली, तो यहाँ पर इनका नाम भी याद रखना आपने कि इथोपिया के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? अबी अहमद अली। इन्होंने अदिस अबाबा, अब इथोपिया की जो कैपिटल है वो भी आपको पता चल गई, इसका नाम है अदिस अबाबा। ठीक है, के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया, तो ये भी याद रखिएगा, ये जो द ग्रेट ऑनर मिशन करके भी पूछ सकते हैं मैचिंग में। तो ये जो द ग्रेट ऑनर मिशन है ये किसने दिया है? ये इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मिला है पीएम मोदी को। और अगर हम वैश्विक नंबर काउंट करें तो ये 28वां इनका पुरस्कार है। ठीक है, जो विश्व के अनेक देशों से इन्हें मिला है। फिर यहाँ पर बात बताई गई है कि 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं किसके बीच में? भारत और ये इथोपिया के बीच में। ठीक है, फिर एक तो ये है कि पहला एमओयू जो है वो सीमा शुल्क प्रशासन में सहयोग बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है। दूसरा,
इथोपियाई दूतावास में डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या होगा? इथोपियाई दूतावास में डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग पर जोर दिया जाएगा। तो कुल मिला के यही है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये है ओमान की यात्रा। फिर ये 17 दिसंबर को ही ओमान पहुंच गए, है ना। और इन्होंने ओमान की राजधानी कहाँ पहुंचे? मस्कट। तो ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। और आपने इथोपिया की देखी अदिस अबाबा। फिर मस्कट में 18 दिसंबर 2025 भारत ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? सीपा, जिसको आप पढ़ते हो ना, सेपा, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। तो ओमान के साथ ये जो 3 देशों की यात्रा हुई है, इनमें से ओमान के साथ इन्होंने सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बाकी क्या है, 2006 में अमेरिका के साथ एफटीए के बाद यह ओमान का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। पिछले 6 महीनों में यह भारत का दूसरा एफटीए है। मतलब इन्होंने यूके के साथ किया था, फिर ओमान के साथ किया, अभी आपको अगर आइडिया होगा तो अब न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए पर वार्ता हो चुकी है ना। भारत ओमान द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं। ओमान भारत का 29वां सबसे बड़ा निर्यात और बाजार और 25वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है। ठीक है, और 28वां सबसे बड़ा कुल व्यापारिक भागीदार है। तो इतना सिर्फ अगर आता है तो हाईलाइट के लिए आप याद कर सकते हो। मतलब अगर आंसर राइटिंग में आए, इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल वगैरह हो गई या कब गए यात्रा करने, है ना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि अगर भाई आपको आंसर राइटिंग करना है कि ओमान के साथ क्या क्या हुआ है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं पढ़ के भी चला जाऊँगा तो भी आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, इसलिए पीडीएफ आपके पास होगी तो इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। फिर क्या है, सीईपीए के तहत ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान है। क्या है? ओमान के जो प्रमुख सेवा क्षेत्र हैं उसमें भारतीय कंपनियां 100% तक एफडीआई का मतलब एफडीआई निवेश कर सकती हैं, ये इसमें बात कही गई है। फिर यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें ये किस नंबर का है, तो वैश्विक अन्य देशों से मिला के ये 29वां हो जाएगा। 28वां इन्हें इथोपिया से मिला है, 29वां जो हो जाएगा ये मिला है ओमान से। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ओमान इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। ये कोई भारत का भारत रत्न तो है नहीं जो हम इनको याद रखें कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी। बस ये ध्यान रखो कि ये जो ऑर्डर ऑफ ओमान है, ये पाने वाले विश्व मतलब ये ओमान की तरफ से पाने वाले ये पहले नेता नहीं है। इससे पहले नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी मैक्सिमा, जापान के सम्राट आकाहितो और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला शामिल हैं। तो इन लोगों को भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है। तो कुल मिला के आपने इतना ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, एफटीए ओमान ने अपनी कुल शुल्क दरों की 98.08% श्रेणियों में शून्य शुल्क पहुँच की पेशकश की है। इसमें ओमान को होने वाले भारत के 99.38% निर्यात का हिस्सा शामिल है। ठीक है, अब ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ खास है नहीं। ये जो सम्मान है ये याद रख लीजिएगा, और कब गए हैं, इनकी कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26। तो इसमें क्या है, ये किसने निकाला है? अब इतना ये सारी कहानी छोड़ दो कि भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर देख लो किसके द्वारा, टेस्ट एटलस के द्वारा। ठीक है, टेस्ट एटलस एक जारी होती है, उसके द्वारा ये ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग टेस्ट एटलस के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, बाकी इतना जो टेबल आगे बनी है तो हम टेबल में देखेंगे ना। तो जो पहला अवार्ड मिला है वो पहला किसको मिला है? नेपल्स, यानी जो कि इटली में है। ये पिज्ज़ा मार्गरिटो के लिए फेमस है। ठीक है, दूसरा मिला है मिलान को, रिसेटो अल्ला मिलानीज के लिए जाना जाता है। बोलोगना टैगलीटेल अल रागू का घर, और फ्लोरेंस प्रतिष्ठित बिस्टेका अल्ला फियो रेंटिना। मुंबई जो है ये अपने जीवंत स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात की गई है कि भाई ये जो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में है उसमें किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नेपल्स ने, जो कि कहाँ का है? इटली का। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय शहर मुंबई विश्व के 5वें सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर के रूप में स्थान बनाने में सफल रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड मुंबई का जो स्थान है वो 5वें नंबर पे है, जबकि शीर्ष पर कौन है? इटली का नेपल्स। फिर आगे देखते हैं, आगे है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की रैंक 48 है, अमृतसर की रैंक 53 है, हैदराबाद की 54 है, कोलकाता की 73 है और चेन्नई की 93। तो जो भारत का अगर जो हम बात करें कि जो शीर्ष स्थान है उस रैंकिंग में वो है मुंबई, जो कि 5वें नंबर पर है। ठीक है, फिर आगे है COP17 के लिए तितली को आधिकारिक लोगो घोषित किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं।
तो आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन, ठीक है, ये जो CBD है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी CBD की COP17 होनी है और ये कहाँ होगी? आर्मेनिया में होगी। तो आर्मेनिया ने कहा है कि भाई हम एक लोगो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें तितली को आधिकारिक लोगो घोषित किया है, ये रहा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, ये 25 दिसंबर कब जारी किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस प्रतीक के केंद्र में एक दुर्लभ नीली तितली जिसे एरिवान एनोमलस ब्लू कहा जाता है। ये जो तितली है इसका नाम क्या रखा गया है? मतलब ये नाम है इसका एरिवान एनोमलस ब्लू। फिर लोगों के साथ दिया गया नारा टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। तो ये जो ये मतलब CBD का COP17 हो रहा है, इसका जो नारा है वो है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए कार्रवाई। COP17 की भावना को दर्शाता है, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? अक्टूबर 2026 में आर्मेनिया करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से पहले एक बार देख लो कि ये भाई जो जैव विविधता पर सम्मेलन की पार्टी होनी है, यानी COP17 होनी है CBD की, वो कब होगी? अक्टूबर 2026 में होगी। और कहाँ होगी? वो आर्मेनिया में होगी। तो इसके लिए आर्मेनिया ने क्या किया है कि उसने एक आधिकारिक लोगो जो है वो घोषित किया। उसमें क्या है? तितली है। और लोगों के साथ एक नारा दिया है, वो क्या है? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए कार्रवाई। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बताई गई कि ये जो एरिवान एनोमलस ब्लू यानी तितली है, ये आर्मेनिया की स्थानिक प्रजाति है, मतलब ये लोकल है, ठीक है, और इसे स्थानीय पहचान के साथ वैश्विक महत्व प्रदान करती है। तो इस लोगों से क्या होगा कि भाई उसको स्थानीय महत्व तो था ही, अब उसको जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें। फिर है दुनिया की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की कमाई 5.9% बढ़ गई है, ठीक है, अच्छी बात है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने रिपोर्ट जारी की है कि दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार व सैन्य सेवा कंपनियों की कमाई में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.9% की वृद्धि हुई है। प्रीलिम्स के हिसाब से इतना याद रखो। बाकी अगर आंसर राइटिंग करना हो कि भाई युद्ध व्यापार या अस्थिरता बढ़ रही है, तो ये वाला कर सकते हो कि मतलब यूक्रेन और गाजा युद्ध में इन सब हथियारों की वजह, मतलब यूक्रेन और गाजा युद्ध जो हुए हैं उसकी वजह से हथियारों की मांग बढ़ी है ना। सिपरी की 100 कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि 44वें स्थान पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 58वें स्थान पर है, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर जो कि 91 ठीक है, 91वें स्थान पर है। फिर अगर हम बात करें सिपरी की वर्तमान 100 कंपनियों की सूची में अमेरिका की 30 कंपनियां शामिल हैं। इससे लिटरली आपको कोई लेना देना नहीं है कि कितनी कौन सी कंपनियां शामिल हैं, किस नंबर पे शामिल हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इतना देखो कि 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। यानी इन 4 सालों में जिसने सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया है वो किसने किया? यूक्रेन ने किया है। और निर्यात किसने किया है सबसे ज़्यादा? वो अमेरिका ने किया है। तो पूरी जो बनाया हुआ है ये युद्ध का मेला वो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो याद रखिएगा कि 2020 से 24 के दौरान सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन और निर्यातक अमेरिका रहा है, ठीक है। आगे है मालदीव HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन प्राप्त करने वाला पहला देश। यानी ये जो 3 रोग हैं, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया और हेपेटाइटिस बी, ये क्या होता था कि माँ से बच्चे में इनका संचरण हो जाता था, मतलब संचरण मतलब ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। ये तीनों रोग माँ से बच्चे में चले जाते थे। तो इनका जो है उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। मतलब पूरी तरीके से नहीं खत्म हुए, लेकिन ये जो ट्रांसफर होता था इसको इन्होंने खत्म कर लिया है, तो ये पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि WHO ने मालदीव को विश्व का पहला ऐसा देश घोषित किया जिसने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मात्र से शिशु संचरण यानी MTCT का उन्मूलन ट्रिपल इलिमिनेशन हासिल किया है। तो बस इतना याद रखना आपने, बाकी आगे चलो। आगे है IUCN द्वारा पहली बार बाघ के लिए, ये IUCN है, ठीक है, IUCN है, इन्होंने ICUN लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है, IUCN है आपके लिए। IUCN द्वारा पहली बार बाघ के लिए ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ पर ये देख लो, ठीक है, ये क्या है? IUCN द्वारा, ठीक है, IUCN के द्वारा क्या जारी हुआ है? ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, ये किसने जारी की है? IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इस रिपोर्ट में बाघ को एशिया के अधिकतर क्षेत्र में क्रिटिकली डिप्लीटेड यानी अत्यंत कम होने वाली प्रजाति बताया है। यानी जो एशिया में जो बाघ की आबादी है वो अत्यंत कम हो रही है, ठीक है, ये इन्होंने बताया है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज में। तो याद रखिएगा, बाघ के प्राकृतिक आवास में भारी कमी और जनसंख्या के घटने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सिंपल सी बात है, इनके प्राकृतिक आवास में भारी कमी हो रही है और जनसंख्या इनकी घट रही है, इसलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं, आपने इतना ध्यान रखना कि ये जो ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज है ये किसने जारी की है, ठीक है, IUCN के द्वारा जारी हुई है। अगला है बुल्गारिया बना है यूरोजोन का 21वां सदस्य। कौन सा? 21वां सदस्य बना है यूरोजोन का। कौन? बुल्गारिया।
तो बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बन गया है, जिसने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को, मतलब इनकी जो पुरानी मुद्रा थी वो क्या थी, लेव थी, अब इन्होंने यूरो को स्वीकार कर लिया है। यूरोजोन में शामिल होने से बुल्गारिया के मूल्य स्थिरता, आसान व्यापार और निवेश जैसे लाभ मिलेंगे। बुल्गेरियाई नागरिक अब अपनी पुरानी मुद्रा लेव को बैंकों और डाकघरों में यूरो में बदल सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, बदलते रहिए। यूरोजोन, अब ये यूरोजोन होता क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि भाई यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है। तो यूरोजोन उन यूरोपीय संघ के देशों का समूह है जो यूरो का उपयोग अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में करता है। मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखो कि अभी जो कुल मिला के 21 सदस्य हैं जो यूरो का उपयोग अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में करते हैं। लेटेस्ट जो देश बना है वो कौन है, बुल्गारिया बना है यूरोजोन का 21वां सदस्य। अगला है स्टैनफोर्ड का ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025। ठीक है, स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई ने अपने एआई इंडेक्स प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 जारी किया है। तो यहाँ पर ये देख लो कि भाई ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 ये जारी किसने किया है, ये किया है स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई। तो इसमें बताया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में भारत ने बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल करते हुए अमेरिका और चीन के बाद ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। काम की चीज़ आपके लिए इतनी है कि भाई ये जो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स है इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पर है चाइना। ठीक है, नंबर 1 पर क्या है, यूएसए है, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, इंडिया। तो ये चीज़ें याद रखो कि भाई ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 की बात हो रही है इसमें। ठीक है, ये 2025 होगा, यहाँ पर इन्होंने 24 लिख दिया। 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब भारत का स्कोर क्या है, यहाँ पर टेबल भी बनी है तो हम टेबल में सीधे देखते हैं कि एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के शीर्ष 10 देश, हम शीर्ष नहीं देखेंगे, हम शीर्ष 3 देखेंगे। अमेरिका की बात करें तो नंबर 1 पर अमेरिका और इसका स्कोर कितना है, 76.6 है। नंबर 2 पर चाइना है, इसका स्कोर कितना है, 36.95 है। नंबर 3 पर है भारत और इसका स्कोर कितना है, 21.59 है। ठीक है, तो ये जो एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स है इसमें भारत का स्कोर 21.59 और अगर रैंक की बात करें तो वर्ल्ड वाइड है 3rd नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। इटालियन व्यंजन को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है किसको, इटली के जो व्यंजन है। ठीक है, तो ये इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है जब किसी देश की पूरी खाद्य संस्कृति को सम्मानित किया गया है। तो पहली बार किसी देश की खाद्य संस्कृति को ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। अब ये जो ऐतिहासिक मान्यता है ये कहाँ मिली, तो यूनेस्को की जो 20वीं, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है यूनेस्को की क्या है, यूनेस्को की जो 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक थी ये 8 से 13 दिसंबर 2025, ठीक है, 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच कहाँ हुई है, नई दिल्ली में दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई यूनेस्को की जो 20वीं अंतर सरकारी समिति थी इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है और कब से कब तक, 8 से 13 दिसंबर 2025 के दौरान हुई है। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया है कि इटालियन व्यंजन को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला क्या है, पेरू मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश है। तो यहाँ पर पहले वन लाइनर में देख लो भाई कि मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, तो पेरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पेरू के अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया है। यह दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए हैं जिन्हें इंसान के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई है। तो पहले आपने देखा होगा कि कुछ नदियों को जो कानूनी मान्यता मिली हुई है, तो ऐसे अब क्या है कि दुनिया का पहला ऐसा कीट है यानी मधुमक्खी है जो इंसान के समान कानूनी सुरक्षा उसको प्राप्त हुई है, मतलब उसको भी कानूनी मान्यता मिली है। ठीक है, अब कानूनी मान्यता के तहत ये क्या कर सकता है, इन मधुमक्खियों के पास अब कुछ जन्मजात अधिकार हैं। जैसे कौन से अधिकार हैं, अस्तित्व में रहने और फलने फूलने का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार है, जलवायु संकट या नुकसान की स्थिति में अदालत में कानूनी प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है। तो कुल मिला के ये कुछ अधिकार हैं मधुमक्खियों के। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मेरी आवाज़ इतनी है कि उस बैकग्राउंड नॉइज को दबा दे। अगला क्या है, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025। तो आर्टन कैपिटल, ये किसने जारी किया है, आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक पासपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा वैश्विक पासपोर्ट जो है किसके द्वारा, आर्टन कैपिटल। दिसंबर 2025 में जारी 2025 के पासपोर्ट इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है।
तो ये सारी कहानी आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और ये देख लीजिए कि इस रैंकिंग में वीज़ा फ्री तथा वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस के आधार पर देशों की स्थिति तय की जाती है। क्या आधार है? एक तो वीज़ा फ्री और दूसरा वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस, इसके आधार पर रैंकिंग तय होती है। तो वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग आर्ट एंड कैपिटल ने जारी की है। बाकी हम सीधे देखेंगे टेबल। ठीक है, टेबल में दिया है कि 2025 में शीर्ष 10 शक्तिशाली पासपोर्ट। तो नंबर 1 पर किसका था? यूएई का था। नंबर 2 पर 2 जन थे, सिंगापुर और स्पेन। नंबर 3 पर तो एकदम लाइन लगी है, तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है। नंबर 1 पर कौन है? यूएई है। नंबर 2 पर सिंगापुर और स्पेन है। नंबर 3 पर तमाम जन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 67, ठीक है, 67वें स्थान पर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है, यूनेस्को ने लुप्त प्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की तत्काल सुरक्षा सूची में शामिल किया है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो शिल्पों की तत्काल सुरक्षा सूची है कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। ठीक है, अब इसमें जो 3 है वो 3 स्थल शामिल किए गए। जैसे बात करें, या 3 जो कलाएं हैं सॉरी, वो शामिल की गई हैं। जैसे पाकिस्तान का बोडिंगो पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हो गया। दूसरा केन्या का मवा जिंदिका आध्यात्मिक नृत्य हो गया। और अगर हम वियतनाम की बात करें तो ये है डोंग हो लोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये 3 जो है कलाएं वो शामिल की गई हैं इसमें। ठीक है, फिर इन नामों की घोषणा दिल्ली के लाल किले में दिसंबर 2025 में आयोजित यूनेस्को सत्र के दौरान की गई। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि ये जो यूनेस्को का सत्र है, ठीक है, ये 8 से 13 दिसंबर 2025 20वीं अंतर सरकारी समिति जो है यूनेस्को की, उसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो वहाँ पर ये जो है 3 कलाएं इस सूची में शामिल की गई हैं। अगले टॉपिक को अगर हम देखें, केन्या में आयोजित यूएनईए में वनाग्नि प्रबंधन संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। ठीक है, यूएनईए क्या है? मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो 7वां सत्र है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिसंबर 2025 में केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। और इस सत्र में भारत का जो वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन है को सुदृढ़ करने का जो सुझाव है वो भारत ने दिया है, मतलब उस प्रस्ताव को अपनाया गया है। भारत ने ये जो वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करने संबंधी जो उपाय दिए या प्रस्ताव दिए वो इस सत्र में अपनाए गए। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं और उनकी तीव्रता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाती है। कुल मिला के आपने इतना ध्यान रखना है कि ये भाई जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो इसका जो 7वां सत्र है इसका आयोजन कहाँ हुआ? केन्या के नैरोबी में दिसंबर 2025 में। यहाँ पर है स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, ये रिपोर्ट याद रखिएगा कौन जारी करता है? यूनेप जारी करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनेप जारी करता है स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, ये रिपोर्ट जारी करता है। और इसके अनुसार 2030 तक जंगल की आग में 14%, 2050 तक 30% और 2100 तक 50% तक वृद्धि हो सकती है। ये डेटा अगर पूछ लिया जाए भाई कि वनाग्नि में बढ़ोतरी हो रही है तो वहां पर ये यूनेप की ये रिपोर्ट कोट कर सकते हो आप। अगला टॉपिक है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ठीक है, तो इसको जारी किसने किया है? ये देख लीजिए, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ये 8 घटकों पर देशों का मूल्यांकन करता है और इस सूचकांक में सभी G20 देशों के साथ 40 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। अब अगर हम बात करें इंडेक्स में 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं वो कौन से हैं, तो नंबर 1 पर स्वीडन है। यानी अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें इस इंडेक्स में, कौन सा? ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो नंबर 1 पर आ जाएगा आपका स्वीडन। ठीक है, टॉप 5 में नंबर 1 पर क्या है? स्वीडन है। नंबर 2 पर जर्मनी आ जाएगा, नंबर 3 पर नॉर्वे, नंबर 4 पर फिनलैंड और नंबर 5 पर आ जाएगा यूके। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत 36वें स्थान पर आता है, यानी 36 नंबर पर आता है। भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन इन्वायरमेंट कंपोनेंट में आता है, जहां यह दुनिया भर में 8वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की 28 है और चीन की 34 है। भारत 36 है और टॉप किसने किया है? तो स्वीडन ने किया है। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये आपको पता होगा, ये जो COP 30 है, ठीक है, ये किसकी? UNFCCC, इसकी जो COP 30 है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के बेल्ले में ये आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया गया। अब कहाँ पर जारी किया गया उससे मतलब नहीं है, किसने जारी किया वो आपके काम की चीज़ है। तो
जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 लोगों ने मिलकर इसको जारी किया है। तो अगर आजकल जैसे कूट के क्वेश्चन बनने लगे 2025 में, आपने देखा होगा है ना यूपी पीसीएस में, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यानी 3 लोगों ने मिलकर परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। और अगर हम बात करें तो डेनमार्क को सबसे उच्च रैंक प्राप्त हुई है और 80.52 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। जो इसको कई बार पढ़ते आ रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि शीर्ष 3 पर किसी को नहीं रखा जाता, क्योंकि इसके जो पैरामीटर हैं उन पर मतलब किसी देश ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता, तो 1 2 3 जो है वो खाली रखे जाते हैं, उसके बाद चौथे से पोजिशनिंग की जाती है। तो डेनमार्क जो है वो डेनमार्क को जो है सबसे उच्च रैंक प्राप्त हुई है, वो रैंक क्या है, चौथी है, स्कोर है 80.52। यहाँ पर छोड़ के हम सीधे टेबल देखते हैं। इंडेक्स में शामिल शीर्ष 10 देश की बात करें तो 4 पर है डेनमार्क, स्कोर कितना है, 80.52। 5 पर है यूनाइटेड किंगडम, 70.80 और 6 में है मोरक्को। ठीक है, तो ये हो गए 4 5 6। इसके अलावा ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जब हम 2025 की बात करते हैं तो भारत पिछले साल 10वें स्थान पर था, लेकिन इस बार भारत की रैंक जो है वो बहुत खराब हुई है। 2026 के सूचकांक में भारत 13 स्थान खिसक कर CCPI 2025 में 10वें स्थान से CCPI 2026 में 23वें स्थान पर आ गया है। यही मैं बात कर रहा था कि भारत जो है, ठीक है, इंडिया जो है वो 2025 में, ठीक है, 2025 में उसकी रैंक थी 10वीं, यानी वो टॉप 10 में था। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2026 में तो 13 स्थान खिसक कर भारत की रैंक क्या हो गई है, भारत की रैंक हो गई है 23। ये याद रखिएगा। ठीक है, यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संबंध प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, यानी 63 देश हैं और उसके साथ ही यूरोपीय संघ भी है। फिर यहाँ पर दिया है कि G20 देशों में केवल यूनाइटेड किंगडम को उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर हम स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर शायद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हाँ स्कोर नहीं है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। और रेटिंग की अगर बात करें तो भारत की रेटिंग उच्च प्रदर्शनकर्ता से मध्यम प्रदर्शनकर्ता की हो गई है। फिर यहाँ पर है कि सबसे कम रैंकिंग वाले देशों में सऊदी अरब 67, तो 67वें स्थान पर है। तो सऊदी, अगर हम सबसे मतलब ये देखेंगे कि शीर्ष पर कौन है, तो चौथी रैंक किसकी है, डेनमार्क की, और आखिरी रैंक किसकी है, तो वो है सऊदी अरब की। इसके बाद ईरान है 66 और संयुक्त राज्य अमेरिका की इसमें रैंक बहुत खराब है, ये है 65। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अब हमें बॉटम 10 देखने की जरूरत भी नहीं है, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। किसको दिया है, सऊदी अरब को दिया है। अब ये दर्जा क्या होता है, मेजर नॉन नाटो सहयोगी वह देश होता है जिसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहयोग में प्राथमिकता देता है, लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अमेरिका जो है सैन्य और आर्थिक सहयोग में तो प्रायोरिटी देगा, लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं होता है। ये होता है मेजर नॉन नाटो सहयोगी। ठीक है, तो अभी किसको दर्जा दिया है अमेरिका ने, सऊदी अरब को दिया है। फिर है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, खतरों की सूची 2025 जारी हुई है। तो प्रेस स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर यानी RSF ने नवंबर 2025 में अपनी प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स यानी प्रेस स्वतंत्रता के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों, संगठनों की सूची जारी की है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने ये जारी किया है। इस सूची में भारत की 2 संस्थाओं यानी अडानी समूह और हिंदुत्ववादी वेबसाइट ऑप इंडिया को भी शामिल किया गया है। किसको, अडानी समूह को, और जो एक हिंदुत्ववादी वेबसाइट है ऑप इंडिया, इसको शामिल किया गया है। RSF हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर था। ये आपने देखा होगा। ठीक है, 2025 की जो रैंक जारी हुई थी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी हुआ था 2025 का, उसमें भारत 180 देशों में किस पर है, 151 पर है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई RSF ने भारत के गौतम अडानी को देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, यही सारी चीज़ें दी हैं, इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो, या ये अगर मैं यूँ कह लूँ कि ये ऐसे में ज़्यादा काम आएगा, तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो। ठीक है, विपो के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। रिपोर्ट के 18वें संस्करण में कुल 139 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। मतलब कितने, 139 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो जारी होता है विपो के द्वारा। फिर अगर हम बात करें, सीधे हम टेबल पे जाएंगे ना, यहाँ पर है ना,
तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देश की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, स्कोर कितना है? 66। नंबर 2 पर स्वीडन है, स्कोर कितना है? 62.6। नंबर 3 पर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स है, स्कोर 61.7। स्कोर ना भी याद हो तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपने इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वो तो यार दिक्कत देने को हो तो फिर पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज आप हर चीज़ नहीं याद कर सकते हो। जो चीज़ें आती रही हैं वो आप उन पर ज़्यादा फोकस करो। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है? विपो जारी करता है। ठीक है, 139 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल की गई हैं और जो शीर्ष पर देश है वो कौन है? स्विट्जरलैंड। और जो सबसे नीचे मतलब जो निम्नतम स्थान है वो किसका है? नाइजर का है। तो इतना ध्यान रखना है। ठीक है, टॉप पर है स्विट्जरलैंड और जो लोएस्ट है यानी 139 जिसकी रैंक आई होगी वो कौन है? वो है नाइजर। अब बात करेंगे भारत की। तो भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, कौन सी रैंक है भारत की? 38। भारत ने लगभग 40.5 यानी 40.5 अंकों के साथ 38वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अलग अलग सेक्टर में रैंकिंग दी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उतना याद नहीं रख पाओगे। जो ओवरऑल कैटेगरी है वो ध्यान रखो कि भाई वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत है 38 नंबर पर। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, लास्ट जो पोजीशन है वो है नाइजर की। जारी कौन करता है? वो करता है विपो। अगर हम ये देख लें कि भाई भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो चाइना 10वें नंबर पर है, नेपाल 107 पर है, श्रीलंका 93, पाकिस्तान 99 और बांग्लादेश 106 स्थान पर है। यानी अगर हम चाइना से कम मतलब चाइना को छोड़ दें तो बाकी जो मुख्य पड़ोसी देश हैं वो भारत की रैंक से पीछे हैं। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। ठीक है, ये इंडेक्स है, इन्होंने इंडोक्स लिख दिया है। तो ये जारी किसके द्वारा होता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये जारी किया जाता है इंडेक्स, विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। अगर हम बात करें तो दुनिया के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को समावेशन, न्याय और सुरक्षा जैसे 3 प्रमुख आयामों के आधार पर मापता है। यानी इसके 3 प्रमुख इंडिकेटर हैं इस इंडेक्स के। कौन सा? एक तो समावेशन हो गया, दूसरा न्याय हो गया और तीसरा हो गया सुरक्षा। और स्कोर जो है 0 से 1 तक दिया जाता है। ठीक है, स्कोर 0 से 1 तक दिया जाता है। अगर हम टॉप 10 की बात करें, ये जो सूचकांक है कौन सा? विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26, इसमें टॉप 10 अगर हम देखें तो इसमें से फिर हमें 5 ही देखना है ना। टॉप 5, तो नंबर 1 पर है डेनमार्क, स्कोर है 0.939, यानी जो टॉप पर रहेगा उसका स्कोर 1 की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो सबसे नीचे है वो 0 पर रहेगा। 2 की बात करें तो आइसलैंड, ठीक है, 0.932। 3 पर है नॉर्वे, 4 पर है स्वीडन और 5 पर है फिनलैंड। तो याद रखिएगा इस सूचकांक में जो टॉप 5 कंट्री है, नंबर 1 पर डेनमार्क, नंबर 2 पर आइसलैंड, नंबर 3 पर नॉर्वे, 4 पर स्वीडन और 5 पर है लग्जमबर्ग। अगर हम बात करें इसके विपरीत, इस सूचकांक में अफगानिस्तान 0.279 स्कोर के साथ सबसे नीचे है। तो सबसे ऊपर कौन है इस सूचकांक में? डेनमार्क है। सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है। अभी कहीं भारत की भी रैंक बताई जाएगी, है ना। तो ये बताया गया है कि भाई भारत 0.607, भारत जो है वो 0.607 स्कोर के साथ विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में 131वें स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है? रेजोनेंस कंसल्टेंसी की 2026 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची। अब यहाँ पर ही बता दिया कि भाई ये जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची आई है ये किसने जारी की है? रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने जारी किया है। ठीक है, तो एक ये है प्लेस मेकिंग और प्लेस मार्केटिंग में अग्रणी सलाहकार एक कंपनी है रेजोनेंस कंसल्टेंसी। इसने इप्सोस के साथ, ठीक है, किसके साथ साझेदारी की है? इप्सोस के साथ साझेदारी करते हुए 11वीं वार्षिक विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग 5 नवंबर 2025 को जारी की है। कब जारी की उससे मतलब नहीं है, याद रखना कि भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी किसने की है? तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी, और उसने सहयोग लिया है इप्सोस का। ठीक है, फिर यहां पर देख लेते हैं विश्व के शीर्ष 10 शहर। हम शीर्ष 10 ना देख के क्या देखेंगे? शीर्ष 5 देखेंगे। तो नंबर 1 पर आपका आ जाएगा लंदन। तो विश्व का जो सब सर्वश्रेष्ठ शहर है वो कौन सा है? लंदन है। नंबर 2 पर न्यूयॉर्क है, 3 पर पेरिस है और चौथे पर टोक्यो, 5वें पर है मैड्रिड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वो कौन सा है? लंदन है। अगर हम भारत की बात करें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत का बेंगलुरु इस साल 29वें स्थान पर शीर्ष भारतीय शहर है। यानी बेंगलुरु को इस रैंकिंग में वर्ल्ड वाइड 29th पोजीशन मिली है। ठीक है, मुंबई 40वें स्थान पर है और दिल्ली 54वें स्थान पर है, जबकि हैदराबाद 82। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर हम भारत के शीर्ष शहर की बात करेंगे तो उसकी रैंकिंग कितनी है? 29। और शीर्ष शहर कौन सा है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो वो है लंदन।
अगली है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026। तो ब्रिटिश पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन द इसके द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। अब इसमें क्या क्या है? टाइम्स हायर की रैंकिंग के इस 22वें संस्करण में 115 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 2191 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 171 विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान अमेरिका के हैं। दूसरे स्थान पर भारत के 128 हैं, तीसरे स्थान पर हैं जापान के और चौथे पर हैं तुर्की के। मतलब कुल मिला के ये जो जारी हुई है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026, इस रैंक में सबसे ज़्यादा जो जो विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान है वो अमेरिका के शामिल हैं और उसके बाद शामिल हैं भारत के। अब हम यहाँ पर सीधे देखेंगे जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं उनकी लिस्ट। ठीक है, टॉप 10 ना देख के हम क्या देखेंगे, 5 तक ही देखेंगे। तो नंबर 1 पर कौन है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके। ठीक है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 पर क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एमआईटी जिसको बोलते हैं, यूएसए में है। 3 पर है प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए का है। 4 पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके का है। और नंबर 5 पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए। मतलब ये जो रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में जो टॉप 5 हैं उनमें से 3 जो विश्वविद्यालय हैं वो किसके हैं? वो यूएसए के हैं। ठीक है, बाकी 2 यूके के हैं। और टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके ने। अब अगर हम देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। यानी जो टॉप 200 तक इसमें रैंक दी गई है उसमें कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईएससी बेंगलुरु का है, जिसकी वैश्विक रैंकिंग 201 से 250 के समूह में है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है इसमें जो है टॉप 200 में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। जो टॉप का शामिल है वो 201 से 250 के समूह में है और वो कौन सा है? आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भारतीय विश्वविद्यालयों में चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज की रैंक इस वर्ष 315 से 400 बैंड में है। इस प्रकार टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में यह दूसरा शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय है। मतलब अगर पहले भारतीय शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आईआईएससी बेंगलुरु था और दूसरा कौन सा है? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, जो कि 315 से 400 के स्लॉट में है। बाकी इतना ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप आगे चले आओ और इसमें देखते हैं विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग 2026। अब जहां पर क्यूएस लग जाए तो याद रखिएगा कि कौन जारी करता है? क्वाक्वेरली साइमंड्स। ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसने बताया कि भाई ये जो टॉप मैनेजमेंट संस्थान है, ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी बात हम करेंगे। तो विश्व के 359 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को इस रैंकिंग में शामिल किया गया और जिसमें भारत के 14 संस्थान शामिल हैं। अगर हम सीधे रैंकिंग पे आ जाएं कि भाई प्रबंधन टॉप 100 प्रबंधन संस्थानों में जो टॉप के 10 हैं वो कौन से हैं, या जिसने टॉप किया है टॉप 100 में से, तो वो कौन है? द वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। ठीक है, क्या है? पेंसिल्वानिया जो है ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। नंबर 2 पर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका। नंबर 3 पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी। और नंबर 4 पर है स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि अमेरिका में है। तो आप देखोगे जो टॉप 4 हैं वो सारे अमेरिका के ही संस्थान हैं। ठीक है, इस जो मैनेजमेंट संस्थानों की सूची जारी हुई है उसमें टॉप 4 में अमेरिका के ही संस्थान है और जिसमें पहली रैंक किसको मिली है? द वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। ठीक है, पेंसिल्वानिया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2026 के लिए क्यूएस की इस रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के 3 ही संस्थान स्थान बना पाए हैं। यानी टॉप 100 में सिर्फ 3 भारतीय संस्थान आपको दिखेंगे। टॉप 100 में केवल 3 है, ओनली 3। ठीक है, अब उनमें कौन सा है? इनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को शीर्ष 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी अगर हम बात करें टॉप 50 में भी कोई संस्थान शामिल नहीं है। जो भारत के संस्थान की शीर्ष रैंक है वो कितनी है? 52। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम बेंगलुरु को 52वीं रैंक मिली है। फिर उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद है, इसको 58वीं रैंक मिली है। फिर आईआईएम कोलकाता है, इसको 64वीं जो रैंक है वो मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर। और उसके बाद भारत की जो शीर्ष रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो है 52वीं, जो मिली है आईआईएम बेंगलुरु को। फिर है आसियान देशों का 47वां शिखर सम्मेलन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश, अब आसियान में मेंबर कौन है ये देख लीजिए। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तो ये जो 10 देश हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है,
तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के संगठन आसियान का जो 47वां शिखर सम्मेलन है, ये मलेशिया की मेजबानी में कहाँ हुआ है? राजधानी कुआलालंपुर में। जो मलेशिया की कैपिटल है वो है कुआलालंपुर में। वहां पर 26 से 28 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। अब इसको तोड़ते हैं। आसियान देशों का संस्करण पहले ध्यान रखना 47वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है। होस्ट कौन कर रहा था? मलेशिया कर रहा था, और मलेशिया ने अपनी कैपिटल में किया कहाँ? कुआलालंपुर में। कब हुआ है? तो 26 से 28 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ, ठीक है। यहां पर बताया गया कि भाई वर्ष 2007 से आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो वर्ष में 2 बार होता है, इसलिए हमारा करंट बढ़ जाता है। इसका जो पिछला 46वां शिखर सम्मेलन है वो भी कुआलालंपुर में ही हुआ था, जो कि मई 2025 में संपन्न हुआ था। अभी जो हो रहा है वो 47वां, ये भी कहाँ हो रहा है? यानी 46वां और 47वां, ये दोनों जो है ये कहाँ संपन्न हुए हैं? मलेशिया के कुआलालंपुर में। अंतर सिर्फ इतना है, जो 46वां हुआ है वो मई 2025 में हुआ है, जो 47वां हो रहा है जो अक्टूबर में हुआ है, ठीक है, 26 से 28 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। ये ध्यान रखना आपने। कोलालमपुर में 47वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अब मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से आपको नाम भी पता चल जाएगा, दातो सेरी अनवर इब्राहिम, इन्होंने अध्यक्षता की है, और ये क्या है? मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। फिर आसियान के वर्ष के दूसरे शिखर सम्मेलन के साथ संबंधित वार्षिक बैठकों में वार्ता सहभागियों के साथ अलग अलग आसियान +1 शिखर बैठकें भी आयोजित हुई हैं। आसियान के 10 वार्ता सहभागियों में भारत भी शामिल है, ठीक है। आसियान के जो 10 वार्ता सहभागी हैं उसमें भारत भी शामिल है। आसियान +3 यानी आसियान के साथ चीन, जापान व दक्षिण कोरिया शिखर बैठक तथा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आदि शामिल है। तो कुल मिला के आसियान +1 शिखर बैठक हुई है। इसमें क्या हुआ कि आसियान के 10 वार्ता सहभागी भी हैं। आसियान +3 हुई है, मतलब आसियान के जो 10 मेंबर हैं, और साथ ही चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हो गया। उसके बाद पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, तो ये भी आएगा, आगे देख लेंगे इसको। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, सिर्फ वार्ता सहभागी है, ठीक है। तथा इसका वार्ता सहभागी यानी डायलॉग पार्टनर है। जिससे 26 अक्टूबर को 22वीं आसियान भारत शिखर बैठक तथा 27 अक्टूबर को 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत ने हिस्सा लिया। तो ये जो 22वीं, ठीक है, ये जो अभी 3 चीजें आ गई आपके पास। एक तो आ गया भाई 47वां आसियान देशों का शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। दूसरी चीज आ गई कि 22वां आसियान भारत शिखर बैठक, ठीक है, 22वां आसियान भारत शिखर बैठक, ये कब हुई है? 26 अक्टूबर को हुई है, और कहाँ हुई है? मलेशिया को कुआलालंपुर में। फिर है 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये 27 अक्टूबर को हुआ है, और ये भी कहाँ हुआ है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। एक चीज यहाँ पर और आपको दिखेगी कि भाई ये जो आसियान शिखर सम्मेलन था, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया था, मतलब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये जो 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया है भारत का? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो ये कुछ चीजें नॉर्मल सा अंतर है, आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें पीएम मोदी जो है वो वर्चुअल तरीके से शामिल हुए, और अगर हम बात करेंगे 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। फिर ये जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम थी। मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान सदस्य देशों ने तिमोर लेस्ते को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया है। तो कुल मिला के अब जो आसियान के मेंबर हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 11। अभी आपने यहाँ पर 10 देखे थे, उनका रिवाइज एक बार कर लो। जैसे पहले थे 10 इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तो जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें एक और देश को आसियान में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? तिमोर लेस्ते। तो अब जो आसियान की मेंबर कंट्री हो गई है वो कितनी हो गई हैं? 11, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया है कि आसियान अब दक्षिण पूर्व एशिया के 11 राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूलतः 5 देशों, अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पिछली बार शायद बिम्स्टेक को लेके आया था, ध्यान नहीं, ब्रिम्स्टेक या ब्रिक्स को लेके आया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि स्थापना जो है ये आसियान की 8 अगस्त 1967 को 5 देशों, मूलतः 5 देशों ने की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो है आसियान आया था, स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 को। बाद में 6ठे नंबर पर जुड़ा है 1984 में ब्रुनई जुड़ गया है, 7वें नंबर पर 1995 में वियतनाम जुड़ा है, 8वें नंबर पर 1997 में लाओस और म्यांमार जुड़ा है,
10वें पर 1999 में कंबोडिया जुड़ा है और 11वें में 2025 में तिमोर लेस्ते जुड़ गया है। कुल मिला के आपने इतना ध्यान रखना है कि जो आसियान की स्थापना हुई थी वो 5 देशों ने मिलकर की थी। कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और कहाँ कब की थी? 8 अगस्त 1967 को। और अभी इसमें कितने मेंबर हैं? तो 11 मेंबर हैं। जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है तिमोर लेस्ते, वो है 11वां 2025 में। ठीक है, आगे क्या है? आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन के साथ ही इसके 7 वार्ता भागीदार देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, रूस व अमेरिका के साथ इसकी अलग अलग शिखर बैठकें भी हुई। इन सभी बैठकों की समाप्ति के पश्चात जो आसियान की अध्यक्षता है अब किसको दी गई है? फिलीपींस को सौंप दी गई है। फिलीपींस 1 जनवरी 2026 से ये दायित्व ग्रहण कर लेगा। तो अभी आपने ध्यान रखना है, जो अब 48वां आसियान, जो हमने 47 तो देख ही लिए, जो 46 और 47वां आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है? मलेशिया ने। अब जो 48वां और 49, क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि 2007 के बाद से आसियान साल में 2 बार इसकी शिखर बैठक होती है, ठीक है, 2 बार इसके शिखर सम्मेलन होते हैं। तो जो 48वां और 49वां शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसकी मेजबानी अब फिलीपींस करेगा। और ये कब होगा? मई व अक्टूबर 2026 में होगा। तो ये यहाँ से आपको एक और डेट मतलब पता चल जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि भाई जो 46वां सत्र हुआ था वो मई में हुआ था मलेशिया में, और जो अब 47वां सत्र है वो अक्टूबर में हुआ है, वो भी मलेशिया में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 48वां सत्र होगा फिलीपींस में मई में, और जो 49वां सत्र होगा अक्टूबर में, वो भी कहाँ? फिलीपींस में। ठीक है, फिर फिलीपींस की अध्यक्षता वर्ष की थीम क्या होगी? नेविगेटिंग अवर फ्यूचर टुगेदर। यानी जो अगले साल की थीम होगी वो क्या होगी? नेविगेटिंग अवर फ्यूचर। और इस साल की थीम क्या थी? 47 की, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि कुआलालंपुर में 26 अक्टूबर 2025 को आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में 8वां आसियान पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, उद्घाटन समारोह में 8वां आसियान पुरस्कार कंबोडिया के यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भाई 8वां आसियान पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कंबोडिया के यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को दिया गया है। संगठन के उपाध्यक्ष ने आसियान पुरस्कार की एक तो ट्रॉफी दी है और उसके साथ $20,000 भी इन्हें दिया है। तो ये आपके लिए काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। फिर आसियान के साथ भारत की 22वीं शिखर बैठक 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में संपन्न हुई। तो हमने अभी देखा था भारत आसियान बैठक जो है वो कब हुई है? 26 अक्टूबर को। ये 22वां संस्करण था भारत आसियान की मीटिंग का, और कहाँ हुई है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। फिर आसियान देशों के नेताओं के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की 26 अक्टूबर की शिखर बैठक में आसियान भारत के समग्र रणनीतिक सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई है। फिर एक और काम की चीज आती है कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष कौन सा घोषित हुआ है? 2026। इसके अलावा अब क्या था? आसियान भारत 22वें शिखर सम्मेलन के अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में ही 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा? 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 27 अक्टूबर को। और कहाँ? मलेशिया के कुआलालंपुर में ही। ठीक है, इस सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत था, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस तथा अमेरिका भी शामिल रहते हैं। तो चाइना भी था, ठीक है, कोरिया भी था, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब शामिल थे। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है, ये हमने अभी ऊपर देखा था। फिर है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, ठीक है, यानी पानी के नीचे जो है वो इंटरव्यू हुआ है। ये किसने किया है? पलाऊ के राष्ट्रपति। ठीक है, पलाऊ के राष्ट्रपति ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू अक्टूबर 2025 में आयोजित किया। राष्ट्रपति कौन है पलाऊ के? सुरंगेल विप्स जूनियर। यहाँ से एक नाम आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति हैं भाई पलाऊ के, ये हैं सुरंगेल विप्स जूनियर ने समुद्री कार्यकर्ता तथा तैराक एस्टोनिया के मेरेले लिवांड के साथ प्रशांत महासागर के नीचे लाइफ आई टॉक्सिंग मास्क तकनीक, जो कि प्रकाश के माध्यम से ध्वनि प्रसारित करती है। ये जो लाइफ आई टॉक्सिंग मास्क तकनीक है ये क्या करती है? प्रकाश के माध्यम से ध्वनि प्रसारित करती है। इसका उपयोग करके इतिहास रचा है। ठीक है, तो कुल मिला के दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने किया है? पलाऊ के राष्ट्रपति ने। ठीक है, फिर यहाँ पर पलाऊ के बारे में बताया गया है कि पलाऊ लगभग 300 द्वीपों का समूह है जिसकी कुल भूमि क्षेत्रफल 458 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी नगेरुल मुद। ठीक है, पलाऊ की राजधानी क्या है? नगेरुल मुद। ये विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाली राजधानी है। तो यहाँ से एक और फैक्ट आपका तैयार हो जाएगा, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाली राजधानी कौन है? नगेरुल मुद, जो कि पलाऊ। ठीक है, और इसके अलावा पलाऊ के राष्ट्रपति ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया।
फिर है विश्व का पहला चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय। यहाँ से ही देख लो कि भाई पहला चोरी हुई जो सांस्कृतिक वस्तुएं हैं जिनकी चोरी हो गई है उनका आभासी संग्रहालय बनाया गया है। तो यूनेस्को ने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित, ठीक है, ये क्या है, मोंडिया कल्ट 2025, क्या है, मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन में विश्व के पहले चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किया है। वर्चुअल म्यूजियम है ये, तो ध्यान रखना ये जो मोंडिया कल्ट 2025 है ये किसने आयोजित किया है, यूनेस्को ने। कहाँ आयोजित किया है, बार्सिलोना स्पेन में। और यहाँ पर क्या है कि भाई सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल म्यूजियम है। अब इतना छोड़ दो, बाकी क्या है, यहाँ देखो तुवालू जो है 90वें सदस्य के रूप में, ठीक है, 90वें सदस्य के रूप में कहाँ पर शामिल हुआ है, आईयूसीएन में शामिल हुआ है। आईयूसीएन मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो आईयूसीएन का सदस्य 14 अक्टूबर 2025 को बन गया है कौन, तुवालू। फिर यहाँ पर तुवालू की बात की गई है कि तुवालू जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तुवालू कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित। तुवालू 9 एटॉल और निम्न भूमि वाले द्वीपों से मिलकर बना है जिसकी कुल भूमि लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है और इसका लगभग 900 वर्ग किलोमीटर महासागर में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये है किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है तुवालू, जो कि आईयूसीएन में अभी शामिल हुआ, कौन से मेंबर के रूप में, 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा, ठीक है। अब ये भूटान गए थे, कब गए थे, 11 से 12 नवंबर को, 11 से 12 नवंबर को की है इन्होंने भूटान की यात्रा। और पिछले 11 वर्षों में उनकी भूटान की ये चौथी यात्रा थी। भूटान के चौथे नरेश का नाम याद रखो, जिग्मे सिंगे वांगचुक। क्या नाम है, जिग्मे सिंगे वांगचुक। में आगे है कि यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। उस परियोजना का नाम क्या है, पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना, ये याद रखिएगा, जो कि 1020 मेगावाट की है, ठीक है। तो पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से स्थापित हुई है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सुविधा भूटान को प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। तो भूटान को कितना पैसा मिलेगा, 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण सुविधा दी जाएगी, और किस लिए, ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए दी जाएगी पीएम मोदी यानी भारत की तरफ से। और अगर हम यहाँ पर एक बात करें कि दोनों देशों के बीच रेल संपर्क परियोजनाएं शुरू किए जाने का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। और इनके अतिरिक्त गेल्फू, जो कि भूटान का शहर है, भूटान में निवेशकों व पर्यटकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में, कहाँ पर, असम के हथिसार में एक आवर्जन जांच चौकी यानी इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यह असम के हथिसार में जो है इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित की जाएगी, ठीक है, ये बात हुई है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है G20 देशों का 20वां शिखर सम्मेलन 2025। एक तो G20 है और इसका 20वां संस्करण भी है। हुआ कब है, 2025, ठीक है। G20 देशों का 20वां शिखर सम्मेलन 2025। अगर हम बात करें ये कब हुआ है, तो 22 से 23 नवंबर 2025 को, ठीक है। कब से कब तक, 22 से 23 नवंबर, ठीक है, 22 से 23 नवंबर 2025 को कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में इसका आयोजन हुआ है। फिर अगर हम बात करें, यह पहला अवसर था जब इस समूह का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इससे पूर्व पिछला यानी नवा, ये है 19वां, ठीक है, 19वां लिखा है। 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में नवंबर 2024 में हुआ था। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा, 19वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है ये। फिर आगे है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है वहाँ के राष्ट्रपति, सिरिल रामाफोसा। इनकी अध्यक्षता में जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम क्या थी, एकजुटता, समानता व स्थिरता, यानी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम थी। फिर आगामी अध्यक्ष अमेरिका, तो ये याद रखिएगा, अमेरिका जो अगला होगा यानी जो 21वां सम्मेलन होगा G20 का, वो कहाँ होगा, अमेरिका में होगा, ठीक है। तो आगामी अध्यक्ष अमेरिका होने के नाते वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका, पिछले अध्यक्ष ब्राजील के साथ अमेरिका इस वर्ष G20 में ट्राइका की भूमिका में था। तो ये जो G20 ट्राइका क्या होता है, मतलब एक साल पीछे जहां ये हो चुका है, जो मतलब जिसने अध्यक्षता की है जिस देश ने, ट्राइका मतलब 3 देश होंगे, जो पिछला वाला जहां हो चुका है और वर्तमान में जहां हो रहा है और जहां होने वाला है, ठीक है। तो ये यानी भूत, वर्तमान और भविष्य वाले जो 3 देश होंगे, इनकी बात होती है G20 ट्राइका में, ठीक है। किंतु गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के नाम पर उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, यानी जो आगामी है उसका। फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बार सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है, अच्छी बात है। अब कौन कौन शामिल हुआ था यहाँ पर देख लीजिए। जैसे राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के जो तो मेजबान थे, सिरिल रामाफोसा हुए, भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी हुए। G20 के अन्य 10 देशों में, 10 यहाँ पर लिखा है, अन्य 10 देशों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी। ऐसा क्वेश्चन जो लीक्ड 2023 वाला पेपर था वहाँ पूछा जा चुका है कि भाई इसमें जो है किन राष्ट्रों, मतलब जो राष्ट्र शामिल हुए थे उनमें राष्ट्राध्यक्षों का मिलान करना था, ठीक है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगन,
फिर एर्दोगन क्या है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जाए म्यूंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तथा जापान के प्रधानमंत्री हैं साने तकाइची। तो यहाँ पर एक तो कुल मिला के आपको विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम भी पता चल जाएगा, ठीक है, तो वो शामिल थे। जबकि चीन का प्रतिनिधित्व वहां के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने किया है, ठीक है। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ यानी ईयू का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने किया है। फिर 21वें सदस्य अफ्रीकन संघ का प्रतिनिधित्व अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको ने किया है, ठीक है। याद रखिएगा कि भाई अफ्रीकन संघ के जो इस टाइम जो अफ्रीकन संघ है उसका अध्यक्ष कौन है इस टाइम, अंगोला है। तो जो अफ्रीकन संघ का प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया है, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, ठीक है, किसने किया है, जोआओ लोरेंको। फिर यहाँ पर इतना कुछ खास है नहीं, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, वैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें निकलेंगी तो निकलेंगी, अदरवाइज इतना कुछ है नहीं। फिर प्रधानमंत्री के 6 विचार इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, 6 विचार, जैसे भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना, अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का निर्माण करना तथा G20 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डेटा विकासशील देशों को उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें हैं, 6 विचार यहाँ पर पीएम मोदी ने रखे हैं। ये बात आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि भाई वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई। फिर भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया, ठीक है। और इस सत्र का विषय क्या था, सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्ट कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका विषय था, ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह है, ठीक है। फिर आगे क्या है, G20 का जो आगामी 21वां सम्मेलन है मियामी में, अमेरिका के मियामी में डोराल, ठीक है, मियामी में डोराल 15-16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। यानी जो 21वां सम्मेलन है वो 15-16 दिसंबर 2026 को कहाँ होगा, मियामी डोराल अमेरिका में। फिर सम्मेलन से अलग कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय साझेदारी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, जिसका नाम क्या है, एसीटी, ठीक है, अदिति मत पढ़िएगा, क्या है, एसीटी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की नींव भी भारत में पड़ी है। और कब पड़ी है, जब G20 चल रहा था, तो उसी से कोने चले गए तीनों लोग कि एक नया बना लेते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, इब्सा का छठा शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, कौन सा, छठा शिखर सम्मेलन हुआ है, किसका, इब्सा का। इन्होंने क्या लिखा है, छंठा लिखा है, मतलब इस बार तो इन्होंने अशुद्धियों की एकदम लड़ी तैयार कर दी है। अगर हम बात करें इब्सा में कौन से देश शामिल हैं, तो भारत शामिल है, आई से भारत हो जाएगा, इंडिया, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, और सा यानी SA तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। तो इब्सा जो है ये संवाद मंच, इसका जो छठा शिखर सम्मेलन है ये 23 नवंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है, G20 से अलग आयोजित किया गया। तो जो G20 हो रहा था वो भी जोहान्सबर्ग में हो रहा था, और अभी ये जो इब्सा का छठा शिखर सम्मेलन हुआ है वो भी इब्सा से मतलब अलग 3 कुर्सी डाली गई और बोला ठीक है G20 से अलग तुम आयोजित कर लो, तो वहाँ पर इब्सा का छठा शिखर सम्मेलन भी आयोजित हो गया 23 नवंबर 2025 को। मेंबर कौन है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। फिर वहीं सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसका ये गठन कब हुआ था, यहाँ पर दे दिया है कि भाई इब्सा का गठन हुआ था 2003 में। तो वर्ष 2003 में गठित इस त्रिकोणीय संवाद मंच की पिछली 5वीं शिखर बैठक अक्टूबर 2011 में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में ही प्रिटोरिया में हुई थी। मतलब जो 5वीं शिखर बैठक हुई थी वो अक्टूबर 2011 में हुई थी, उसके बाद अब ये हो रही है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ था, 2003 में इसका गठन हुआ था। फिर तकनीकी प्रयोग इंसानों के विकास के लिए ही किया जाए, इसके लिए एक नया IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाने का सुझाव श्री मोदी जी ने दिया है। मोदी जी हर जगह जाते हैं और कोई नया नया सुझाव देके चले आते हैं, जिससे हमारा करंट बढ़ जाता है। आगे क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे PM मोदी की यात्रा, अब पढ़ लीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। कहाँ गई थी, अंगोला और बोत्सवाना गई थी, और कब से कब तक, तो ये 8 से 13 नवंबर तक, ठीक है, इन मतलब 5 दिनों में अंगोला और बोत्सवाना होके आई हैं। फिर राष्ट्रपति मुर्मू की अंगोला की उनकी यह यात्रा भारत व अंगोला के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि भाई भारत और जॉर्डन के जब मोदी जी गए थे तो भारत और जॉर्डन के जो राजनयिक संबंध थे उसके 75 साल पूरे हो गए थे। ऐसे भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों के कितने 40 साल पूरे हो गए हैं। अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 11 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में वह आमंत्रित थी। तो पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस देश के
किस देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी? तो अंगोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर लुआंडा में राष्ट्रपति जोआजो मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच, ठीक है, अंगोला की जो कैपिटल है वो क्या है? लुआंडा। तो उनके राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर दिया है जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको, और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में वार्ता हुई, आपस में हालचाल पूछा गया। ठीक है, काम की चीज़ क्या है? भारत की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लेने में रुचि किसने दिखाई है? अंगोला ने दिखाई है कि भैया हम भी तुम्हारी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लेने के लिए आतुर हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए व ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी जीबीए में शामिल होने के निर्णय की मेजबान राष्ट्रपति ने घोषणा की है। मतलब कुल मिला के अंगोला जो है वो आईबीसीए में शामिल हो रहा है और साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल हो रहा है, और इसके साथ ही बोला है कि हमको वंदे भारत ट्रेन मजा आ रहा है उसको देख के, तो हम उसको लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, फिर अब यहाँ से जब चली तो 11 नवंबर 2025 को मुर्मू जी जो है वो बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरोन पहुंची। ठीक है, यहाँ से कैपिटल भी आपको पता चल रही है कि आप कहाँ पहुंची हैं? बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन। और यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली बोत्सवाना यात्रा थी। ठीक है, मतलब कोई भारतीय राष्ट्रपति पहली बार बोत्सवाना गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीते प्रदान करने के लिए सहमति बोत्सवाना ने प्रदान की है। तो ये जो 8 चीते हैं ये अब कहाँ से आ रहे हैं? बोत्सवाना से। पहले 2 देशों से आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले नामीबिया से आए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और अब आ रहे हैं बोत्सवाना से। कितने चीते? 8। ठीक है, भारत को सौंपे जाने वाले 8 चीतों को अगले ही दिन एक अभ्यारण्य में क्वारंटाइन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, और क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात इन चीतों को भारत लाया जाएगा। तो अब जो चीते आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? बोत्सवाना से। अगला है जलवायु परिवर्तन पर 30वां यानी COP30 सम्मेलन, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि भाई UNFCCC इसका जो COP30 है ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है ब्राज़ील के बेल्लेम में। कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील के बेल्लेम में आयोजित हुआ है। कब से कब तक? 10 से 22 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आगे ये देखना है कि इस सम्मेलन में यानी COP30 में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत का नेतृत्व किया है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने। और अगर हम बात करें COP30, ठीक है, COP30 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो आंद्रे कोरिया डो लागो, ब्राजील के हैं ये, आंद्रे कोरिया डो लागो ने अध्यक्षता की है। बाकी काम की चीज़ें यहाँ पर हैं कि विभिन्न पक्षों की विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद COP30 में एक नया जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये पूछा जाता है कि भाई ये किस कॉप से आया? तो जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म आया है COP30, जो कि कहाँ हुई है? ब्राजील के बेल्लेम में। ठीक है, तो वहाँ ये स्वीकार किया गया है जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के दौरान श्रमिकों और समुदायों के लिए न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य की निगरानी के लिए ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लॉन्च किया गया है, ताकि यह ट्रैक किया जा सके कि देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी एनडीसी को कैसे लागू कर रहे हैं और क्या वे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य के अनुरूप हैं। मतलब जो उनका एनडीसी लक्ष्य है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बैलेंस बनाए रखने तक या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने तक सक्षम है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा ये जो ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये लॉन्च किया गया है। ये कहाँ किया गया है? COP30 में ही। तो अभी तक आपने 3 इनिशिएटिव देख लिए जो COP30 में लॉन्च हुए हैं। एक तो हो गया जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, दूसरा हो गया ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर, और तीसरा है मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर COP30 में 2050 तक सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक अनिवार्य वैश्विक रोड मैप पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने हेतु बेल्लेम हेल्थ एक्शन प्लान एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर यह भी आया, अगर COP30 का इंपॉर्टेंस आ जाए तो ये बता सकते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बेल्लेम हेल्थ एक्शन प्लान जो है वो प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया है। फिर अगला क्या है? वैश्विक अनुकूलन GGA यानी ग्लोबल गोल ऑन अडेप्ट। ठीक है, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्ट, इतना ही है। तो वैश्विक अनुकूलन GGA ग्लोबल गोल ऑन अडेप्ट। अब ये क्या है? इसके तहत प्रगति को मापने के लिए 59 स्वैच्छिक संकेतकों पर सहमति COP30 में भी व्यक्त की गई है, जिसमें एक बाकू अनुभव रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया गया है। फिर इसके अलावा क्या है? इन सबके साथ साथ उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। तो अब एक और नया इनिशिएटिव मिला, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी ये लॉन्च किया गया है, जो उपग्रह आधारित प्रदर्शन भुगतान मॉडल पर आधारित है, और इसका प्रारंभिक वित्त पोषण किसने किया है? ब्राजील ने किया है। ठीक है, तो 4 इनिशिएटिव हैं जो अभी आपने देखे शुरू हुए हैं। आगे क्या है?
जलवायु वित्त के लिए 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन वित्त पोषण को 3 गुना, कितना, 3 गुना करने का आह्वान किया गया है। कब तक? 2035 तक। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसका भुगतान कौन करेगा, तो अभी फिलहाल ये बना नहीं है। अगले वर्ष यानी जो COP31 है, अभी COP30 आपने देखा जो ब्राजील में आयोजित हुई है, जो COP31 है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये तुर्की करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी गहरी सुरंग निर्माणाधीन है, अभी ये निर्माणाधीन है। तो नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी व सबसे गहरी अंडर सी यानी पानी के नीचे सुरंग बन रही है, जिसका नाम क्या है? रोगफास्ट। तो पूछा जा सकता है कि भाई चर्चा में रहा रोगफास्ट क्या है, तो ये एक तरह की बीमारी लग रही है, लेकिन ये क्या है? ये दुनिया की सबसे लंबी व सबसे गहरी अंडर सी सुरंग है, और यह सुरंग लगभग कितनी? 27 किलोमीटर रहेगी, ये याद रखिएगा। कितनी रहेगी? 27 किलोमीटर लंबी होगी। फिर आगे है, टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। हालांकि ये वन लाइनर ही क्वेश्चन है कि भाई टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। ठीक है, इतना ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें छोड़ते हुए आगे चलो। अगला टॉपिक है कि लीवर की बीमारी के दवा परीक्षणों में तेजी लाने के लिए पहले एआई टूल को मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने, ठीक है, क्या है? एआई एम नैश, अब यहाँ पर एस नैश लिख दिया, ठीक है, ये क्या है? एम है, तो एम नैश याद रखिएगा। FDA ने एआई एम नैश नामक पहले एआई संचालित टूल को मंजूरी दी है, जो दवा परीक्षणों के दौरान गंभीर फैटी लीवर बीमारी के एक रूप मैश का अधिक तेज, सटीक और मानकीकृत आकलन करने में मदद करता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा एआई एम नैश क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है? लीवर की बीमारी के दवा परीक्षणों में तेजी लाने के लिए पहला एआई टूल है। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी आगे चलो। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम जारी करने वाला बांग्लादेश 8वां देश बन गया है। तो बांग्लादेश विश्व का ऐसा 8वां देश बन गया है जिसने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन यानी TCV को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है। यह टीका एक सिंगल डोज इंजेक्शन होता है। क्या होता है? सिंगल डोज, मतलब इसकी एक ही डोज लगती है, जो शरीर को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, ये आपको पता होगा कि भाई जो टाइफाइड फैलता है वो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ठीक है, तो अभी जो बांग्लादेश है वो टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को अपना लिया, इसने अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया और ये विश्व का 8वां देश बन गया है। अगला क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक। ठीक है, ये किसका है? दक्षिण पूर्व एशिया का है। तो फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रवालों की आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना और रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। इसके अलावा कोरल क्रायो बैंक कोरल त्रिभुज क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे समुद्रों का अमेजन कहा जाता है। यानी ये जो कोरल ट्रायंगल है इसको क्या कहते हैं? अका मतलब आल्सो नोन एज समुद्री, ठीक है, समुद्र का अमेजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? समुद्रों का अमेजन भी कहा जाता है। और यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते में फैला है। तो ये जो कोरल ट्रायंगल है ये कहाँ फैला हुआ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कोरल जो लार्वा क्रायो बैंक परियोजना है ये एक बहुराष्ट्रीय पहल है, जिसमें ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के संस्थान भी शामिल हैं। हालांकि इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है फिलीपींस ने, जबकि इसमें शामिल कौन कौन है? ताइवान शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, मलेशिया शामिल है और साथ ही थाईलैंड के संस्थान भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। ठीक है, 2026 क्या है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं किसने जारी किया है, तो वही क्वाक्वेरली साइमंड्स ने इसको जारी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं शीर्ष 10 विश्वविद्यालय। अब हमें कितने देखने हैं? टॉप 5 ही देखेंगे। जैसे पहला है लुंड विश्वविद्यालय जो कि स्वीडन में है, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है, तीसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूके में है, चौथा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा यूके, पांचवा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। तो ये याद रखना आपने, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में जो शीर्ष संस्थान है या जो शीर्ष विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? वो है स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय। फिर अगर हम यहाँ भारत के संदर्भ में देखें तो 2026 के संस्करण में भारत के लिए कई उल्लेखनीय उपलब्धियां सामने आई हैं। 103 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हैं। ठीक है, 26 नए भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान मिला है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब किसमें? जो नए भारतीय विश्वविद्यालयों को जो सूची में स्थान मिला है वो 26 शामिल हुए हैं। ठीक है, फिर कुल प्रतिनिधित्व के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, यानी अमेरिका के इसमें 240 हैं, चीन के 163 हैं, यूके के 109, उसके बाद भारत का नंबर आता है।
तो इसमें कुल मिला के भारत की रैंक फिलहाल यहाँ पर नहीं दी हुई है, मतलब भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंक नहीं दी है। आपको इतना याद रखना कि भाई इसने टॉप किसने किया है, तो स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय है जिसने किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। ठीक है, अगला है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो वो थी वर्ल्ड, ये क्या था, ये था सस्टेनेबिलिटी वाला कुछ है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। अब है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको भी किसने जारी किया है, क्वाक्वेरली साइमंड्स ने, यानी क्यूएस क्वाक्वेरली साइमंड्स ने जारी किया है। और क्यूएस की इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के हैं, उसके बाद भारत का नंबर आता है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं हांगकांग का, जो हांगकांग का हांगकांग विश्वविद्यालय है, ये समग्र रूप से सूचकांक में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे एशिया के 5 शीर्ष विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कौन है, नंबर 1 पर है हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग में है। नंबर 2 पर है पेकिंग विश्वविद्यालय, चाइना का। नंबर 3 पर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर। बस इतना याद रखो, 3 ही याद रखने आपने। ठीक है, ज़्यादा मत याद रखो। तो एशिया के जो शीर्ष 5 विश्वविद्यालय हैं किस रैंकिंग के हिसाब से, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, तो उसमें नंबर 1 पर है हांगकांग विश्वविद्यालय, नंबर 2 पर पेकिंग विश्वविद्यालय, नंबर 3 पर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान, तो अगर हम बात करें तो 59वीं रैंक मिली है इसमें आईआईटी दिल्ली को, और ये भारत का शीर्ष संस्थान है। अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो इसकी पहली रैंक है। और ओवरऑल अगर हम देखें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो 59वें नंबर पर आती है आईआईटी दिल्ली, 64 नंबर पर आता है आईएससी बेंगलुरु, और 70 नंबर पर आता है आईआईटी चेन्नई। ठीक है, आईआईटी मद्रास। ये आपको 3 याद रखने बस। तो यानी इसमें जो शीर्ष है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जो भारत का संस्थान शीर्ष है वो है आईआईटी दिल्ली। कितनी रैंक है, 59। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा। अब फिर मोदी जी यात्रा पे जा रहे हैं। ये कब गए थे, 29 से 30 अगस्त 2025 को। और क्यों गए थे, 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो याद रखिएगा, ये जो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये 29 से 30 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ है। और कहाँ हुआ है, टोक्यो में ये वार्ता हुई है। तो 13 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और जापान के बीच में। यहाँ देख लेते हैं, समझौते के तहत दोनों देश 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, क्या है, दोनों देश क्या करेंगे, 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मतलब हर वर्ष 1 लाख लोगों को। इसके अलावा 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय पेशेवरों को जापान भेजा जाएगा। ये आपने ध्यान रखना, कितने, 50,000। और कैसे, कुशल हो या अर्धकुशल हो, इन भारतीय पेशेवरों को कहाँ भेजा जाएगा, जापान भेजा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर भारत जापान ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी साझेदारी पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यानी जाक्सा के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, चंद्रयान 5 कह लो या लूपेक्स कह लो, तो उस पर समझौता हुआ है। किसके बीच में हुआ है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी चंद्रयान 5 या लूपेक्स, ये समझौता हुआ है इसरो और जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके बीच में। ठीक है, जाक्सा जो है अपने H324L प्रक्षेपण यान से, तो ये जो मिशन होगा चंद्रयान 5, इसमें प्रक्षेपण यान किसका होगा, जापान का। ठीक है, जापान की एजेंसी यानी जाक्सा का होगा। H324L प्रक्षेपण यान से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इसरो का मून चंद्र लैंडर होगा, जो लैंडर होगा वो इसरो का होगा, और जो रोवर है, ठीक है, जो जापान निर्मित रोवर को ले जाएगा। तो ये याद रखना है, ये जो चंद्रयान 5 है, इसमें लैंडर किसका होगा, इसरो का होगा, जो रोवर होगा वो किसका होगा, जापान का, और रॉकेट भी किसका होगा, जाक्सा यानी जापान का। साझा ऑपरेशन में चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों का अध्ययन किया जाएगा। किनका किया जाएगा, चंद्रमा के जो ध्रुवीय इलाके हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, चीन के तियानजिन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है। ठीक है, कौन सा है, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है। तो चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक, कब से कब तक, 31 अगस्त से 2 सितंबर तक। ठीक है, 2 सितंबर तक हुआ है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 17 भागीदार देशों ने हिस्सा लिया। तो जो 25वां संघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, ये जो बैठक हुई, इसकी थीम क्या थी, प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन। क्या है, प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन। वर्तमान में एससीओ के 10 सदस्य देश हैं, तो ये देख लीजिए कौन है, रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान। ठीक है, रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो बेलारूस जो है वो नया सदस्य है, मतलब जो जल्दी में शामिल हुआ है। लास्ट में जो सबसे शामिल हुआ है वो कौन है, बेलारूस है। तो अभी आपने ध्यान रखना है, एससीओ के 10 सदस्य देश हैं, रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। इनको वैसे हम शॉर्ट्स में या
टेलीग्राम चैनल पे देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेंगे तो दिमाग में पड़ा रहेगा, है ना। अपना ऑप्शन से उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन में लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आपने कि ये जो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन है, इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश को स्वीकार किया गया है, तो लाओस को स्वीकार किया गया है, ठीक है। जिससे अब एससीओ की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 27 यानी 10 जो है परमानेंट मेंबर और उसके अलावा 17 साझेदार देश हैं। संघाई सहयोग संगठन अब अपने मध्य एशियाई उद्गम से आगे बढ़कर वर्तमान में विश्व की लगभग 23%, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि भाई G20 विश्व का कितना % प्रतिनिधित्व करता है। ये शायद उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स को लेकर सवाल आया था। तो आपने ध्यान रखना है, संघाई सहयोग संगठन जो है ये विश्व की लगभग 23% GDP और 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मान लीजिए भारत के लिए पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन के महत्व को बताइए, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं कि भाई ये इतना प्रतिनिधित्व कर रहा है, इतने जीडीपी वाले देश इसमें शामिल हैं, मतलब 23% जीडीपी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये भारत के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेकर भारत की दृष्टि को सुरक्षा, संपर्क और ओ यानी अवसर के 3 स्तंभों एससीओ पर केंद्रित बताया। तो यहाँ पर मोदी जी ने अपनी कलाकारी दिखाई और अभी तक हम पढ़ते हैं एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मोदी जी ने इनका अलग नाम निकाला, एस से निकाला सिक्योरिटी, सी से निकाला कनेक्टिविटी और ओ से निकाला अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्तंभों एससीओ पर केंद्रित बताया। तो ये भी आप कोट कर सकते हो कि भाई एससीओ पर मोदी जी का क्या मतलब, जो भी व्यू पॉइंट है, पीओवी उनका क्या है वो बता सकते हो। मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क को विश्वास निर्माण का साधन मानते हुए चाबहार पोर्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और डिजिटल भौतिक कनेक्टिविटी को साझा विकास का आधार बताया। फिर एससीओ के तहत सभ्यतागत संवाद मंच बनाने का प्रस्ताव रखा, बहुत अच्छी बात है। सम्मेलन के समापन पर जारी तियानजिन घोषणा पत्र में, ठीक है, तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, है ना, और पाकिस्तान और चीन मौसेरे भाई हैं। तो इस तियानजिन घोषणा पत्र जो आया, इसमें पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई थी। फिर आगे देखते हैं, सम्मेलन में चोलपोन अता, ठीक है, चोलपोन अता जो कि किर्गिज गणराज्य में है, को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2025-26 के रूप में नामित किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो पीवाईक्यू बेस्ड पे ये ध्यान रखिएगा। एससीओ की जो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है वो किसे घोषित किया गया है, चोलपोन अता को घोषित किया गया, जो कि किर्गिज गणराज्य की है। फिर शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने तथा एससीओ विकास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया है। तो अभी इन्होंने जोर दिया है, जब जोर पूरा लग जाएगा तब हम देखेंगे कि भाई कहाँ ये स्थापित हो गई है। अगला क्या है, एससीओ का जो 26वां शिखर सम्मेलन है ये किर्गिस्तान में 2026 में प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है, जो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन है वो आयोजित कहाँ हुआ है, वो चाइना, ठीक है, वो चीन में हुआ है, तियानजिन शहर में। अब जो 26वां होगा 2026 में, उसका आयोजन कहाँ होगा, किर्गिस्तान में होगा, और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। इसमें होने वाले सम्मेलन का जो विषय होगा वो होगा एससीओ के 25 वर्ष, एक स्थिर विश्व, विकास और समृद्धि के लिए एक साथ। तो ये इसकी थीम रहेगी। बाकी आगे देखें तो भारत में चीनी राजदूत सू फेईहोंग ने घोषणा की है कि एससीओ सदस्य देशों को वर्ष 2025 के अंत तक 2 अरब, ठीक है, 2 अरब यानी लगभग $274 मिलियन अनुदान मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगले 3 वर्षों में 10 अरब, ये रेनमिनबी, ठीक है, आरएमबी जो एक मुद्रा पढ़ते हो आप, उसकी बात की जा रही है, यानी लगभग $1.37 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। कितना, जो एससीओ सदस्य देश हैं उन्हें वर्ष 2025 के अंत तक 2 अरब रेनमिनबी यानी $274 मिलियन का अनुदान मिलेगा। और अगर हम ऋण की बात करें तो 3 वर्षों में 10 अरब यानी लगभग 1.37 अरब का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में 2026 से छात्रवृत्तियों की संख्या दोगुनी की जाएगी और एससीओ इनोवेटिव पीएचडी प्रोग्राम शुरू होगा। अगले 5 वर्षों में 10 लुवान कार्यशालाएं स्थापित की जाएंगी और 10,000 तकनीकी प्रशिक्षण अवसर दिए जाएंगे। इससे हमें इतना लेना देना है नहीं। सम्मेलन में चीन ने जियाओ नामक ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया, ठीक है, नाम क्या था इसका, जियाओ ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया। बस इतना ही है, बाकी ज़्यादा चोच पकने में मत पड़िए, आराम से पढ़िए, याद रखिए। फिर आगे अगला टॉपिक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। कौन जारी करता है,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट यानी आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दुनिया के 69 देशों यानी 69 कंट्रीज पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान की इस रैंकिंग में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, जहां 100 के सर्वोच्च स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं वेनेजुएला सूचकांक में सबसे 69वें स्थान पर है। सबसे नीचे जो 69वां स्थान है वो किसका है, यानी 69 देश इसमें शामिल है, ठीक है। और अगर हम बात करें टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड, और जो लास्ट में है वो है 69 पर कौन है, वेनेजुएला। वर्ष 2025 की इस रैंकिंग में भारत 64.19 के स्कोर के साथ 41वें नंबर पर है। और 2024 में भारत की रैंक क्या थी, 39 थी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 किसने जारी किया है, आईएमडी यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इसने जारी किया है, ठीक है। दुनिया के 69 देशों पर यह आधारित है। और इसमें अगर हम बात करें कि शीर्ष रैंक किसकी है, यानी टॉप कंट्री कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड। और अगर हम लोएस्ट कंट्री की बात करें, मतलब बॉटम में कौन है, 69 जो है वो है वेनेजुएला। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत 64.19 स्कोर के साथ किस नंबर पर है, 41, ठीक है, 41 41वीं रैंक है। और अगर हम 2024 की बात करेंगे तो भारत की रैंक कितनी थी, 39वीं, यानी भारत की रैंक में क्या हुआ है, गिरावट देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब मानक वगैरह मत देखिए, आप सीधे समग्र वाला देखा करिए, है ना। भारत समग्र 41 है रैंक और 64.19 स्कोर है। अगर हम शीर्ष 10 देशों की बात करते हैं तो हम शीर्ष 5 देख लेते हैं यहाँ तक। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है सिंगापुर, नंबर 3 पर है हांगकॉन्ग, नंबर 4 डेनमार्क और नंबर 5 पर है यूएई, ठीक है। फिर बॉटम वाले, अगर हम बॉटम 5 कंट्री की बात करें तो 69 हमने वेनेजुएला देख ही लिया, बाकी 68 पर नामीबिया, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद हो जाएगा आपको। अगला क्या है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको भी आईएमडी के द्वारा ही जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा, आईएमडी ने जारी किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और सूचकांक में भारतीय शहर शीर्ष 20 में भी स्थान नहीं बना सके हैं, मतलब कोई भी भारतीय शहर टॉप 20 में भी नहीं आया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के, जिसको जारी किया है किसने, आईएमडी ने, ठीक है, आईएमडी ने जारी किया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विश्व के शीर्ष 10 स्मार्ट शहर, ठीक है। शीर्ष 10 स्मार्ट शहर की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है, ज्यूरिख है, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड, और इसको रेटिंग मिली है AAA, ठीक है। नंबर 2 पर है ओस्लो, नॉर्वे का, AAA रैंकिंग मिली है। 3 पर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड का। 4 पर दुबई, यूएई का। और 5 पर है अबू धाबी। तो विश्व के 5, हम अगर बात करें शीर्ष 5 स्मार्ट शहर, नंबर 1 पर ज्यूरिख, नंबर 2 पर ओस्लो, नंबर 3 जिनेवा, नंबर 4 दुबई और दुबई, और नंबर 5 पर है अबू धाबी, ठीक है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली शीर्ष शहर है और उसकी रैंक कितनी है, 104, ठीक है। दिल्ली की रैंक क्या है, 104, मुंबई की 106, हैदराबाद 109 और बेंगलुरु है 110। तो आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर है जिसको शीर्ष स्थान मिला है, तो वो है दिल्ली, ठीक है। रैंक कितनी है, 104। अगला है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों वाले देश। तो अगस्त 2025 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, क्या है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। तो दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली किस देश की है, तो याद रखिएगा डेनमार्क की है, ठीक है। भारत इस सूची में 54वें स्थान पर है, मतलब जहां की शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी है वो डेनमार्क है, और सूची में भारत किस नंबर पर है, 54वें नंबर पर है। फिर आगे देख लेते हैं, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों वाले देशों की सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिएगा कि भाई दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली वाले देश कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है डेनमार्क, नंबर 2 पर है स्वीडन, नंबर 3 पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और नंबर 4 पर है फिनलैंड। बाकी अगर बात करें तो भारत की है 54वीं रैंक, ठीक है, भारत है 54। अगला क्या है, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025, ठीक है। तो किसने जारी किया है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया है, किसके द्वारा, काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025। यह सूचकांक दुनिया के सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों में एआई के उपयोग को अपनाने के लिए किया गया एक अध्ययन है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर टेबल बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो यहीं से देख लेते हैं। इस इंडेक्स में सिंगापुर ने, ठीक है, सिंगापुर ने दुनिया के अग्रणी एआई शहर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में, जिसको कौन जारी करता है, काउंटर पॉइंट रिसर्च जारी करता है, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है। इसमें अगर हम बात करें टॉप पर कौन है, तो टॉप कंट्री है
सिंगापुर, ठीक है। नंबर 1 पर है सिंगापुर, नंबर 2 पर है सियोल, नंबर 3 पर बीजिंग, नंबर 4 पर है दुबई। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो बेंगलुरु ने, ठीक है, बेंगलुरु ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईसीटी इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त किया है। यानी यहाँ पर देख लीजिए कि भाई ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो वो है बेंगलोर, और उसकी रैंक कितनी है ऑल ओवर में देखेंगे तो 26 है, ठीक है। फिर कोलकाता, यहाँ पर मुंबई 27 है, दिल्ली 28 है, चेन्नई 29, कोलकाता 30। तो अब हम जब देख ही चुके हैं तो हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला टॉपिक है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026। तो ये क्यूएस वाले बहुत खाली हैं, दुनिया भर की रैंकिंग लेके आते रहते हैं। तो ये जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग है, किसने निकाली है? क्वाक्वेरली साइमंड्स के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। और दुनिया के 150 शहरों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। तो पहले ये देख लीजिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में, ठीक है, शीर्ष 3 स्थान किसके हैं? पहले यहाँ पर देखो शीर्ष 3 स्थान इस रैंकिंग में किसके हैं। तो नंबर 1 पर है सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया का है, नंबर 2 पर है टोक्यो, जो कि जापान का है, नंबर 3 पर है लंदन, जो कि ब्रिटेन, ठीक है। फिर एक अलग कैटेगरी है कि दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहर। दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये दिल्ली आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर की बात अगर हम करेंगे तो भारत में छात्रों के लिए मुंबई सबसे अच्छा शहर है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। फिर आगे एक और चीज़ ये दी हुई है कि दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 96.5 अंकों के साथ अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स यानी किफ़ायती जीवन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है, और स्कोर कितना है? 96.5 है। फिर अगला है नेपाल, रूबेला मुक्त घोषित होने वाला छठा देश है। क्या है? छठा देश है ये, ठीक है। तो रूबेला एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त हो गया है नेपाल में, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। यहाँ पर बताया गया कि भाई रूबेला जो है आमतौर पर जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक क्या है? वायरल संक्रमण है, ठीक है। वायरल संक्रमण यानी वायरस से होता है, जो आमतौर पर हल्का बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते पैदा करता है। यह विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है, क्योंकि इससे गर्भपात, मृत शिशु का जन्म या कई प्रकार के दुर्बल करने वाले जन्म दोष हो सकते हैं। तो कुल मिला के इतना ही है कि भाई नेपाल जो है वो रूबेला मुक्त घोषित होने वाला छठा देश है, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा कर दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कि यहाँ पर दिया है कि ये जो है इसके अलावा और कौन से देश हैं। तो नेपाल अब डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक डीपीआर, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते के बाद रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला छठा देश बन गया है। किस रीजन में? डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में ये छठा देश बन गया। इनके अलावा 5 और नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अगला है न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2025। हालांकि ये इतना काम का नहीं था, तो इसको अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। बाकी काम का तो वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं था कि जो छठा देश बना है कौन बना है। तो अगला क्या है? न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025, ठीक है। क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस न्यूम्बेओ द्वारा अगस्त 2025 में जारी मिड 2025 नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा? न्यूम्बेओ के द्वारा ही जारी किया गया है, और भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, ठीक है, जिसका सुरक्षा स्कोर क्या है? 55.8। तो इसमें देख लेते हैं, इस सूचकांक में दुनिया के कुल 148 देशों को शामिल किया गया है। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन अपराध दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता और सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा जैसे कारकों के आधार पर करता है, ठीक है। तो सूचकांक में अगर हम भारत के शीर्ष 10 शहर की बात करें तो भारत का जो टॉप की सिटी है, सॉरी, वो है नंबर 1 पर मैंगलोर, कर्नाटक में, ठीक है। नंबर 1 पर है मैंगलोर, कर्नाटक, और इसका स्कोर कितना है? 74.2 है, और वैश्विक रैंक इसकी कितनी है? 49। नंबर 2 पर है वडोदरा, सेफ्टी इंडेक्स में इसका स्कोर है 69.2, और वैश्विक रैंक इसकी क्या है? 85। तो दिल्ली को सूचकांक में भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आपने दिल्ली के बारे में अच्छा सुना था, अब यहाँ पर क्या है कि भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया गया है दिल्ली को, और इसका स्कोर कितना है? 41, ठीक है। 41 के साथ इसकी रैंकिंग है 316। 391 में ये 316 नंबर पर आया है। तो भारत का सबसे असुरक्षित शहर किस इंडेक्स के हिसाब से? ये जो न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स है इसके हिसाब से। और दुनिया के टॉप 5 सबसे सुरक्षित शहर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आबू धाबी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 2 पर है दोहा, कतर, नंबर 3 पर दुबई, नंबर 4 पर शारजाह, और नंबर 5 पर है ताइपे, ठीक है। और सबसे असुरक्षित विश्व के 5 देशों की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि भाई ये 148 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो जो सबसे असुरक्षित विश्व का सबसे असुरक्षित देश है वो कौन सा है? 148 नंबर पर हैती, ठीक है, वो है हैती।
अगला है वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025, किसके द्वारा? लिंकी के द्वारा। अब ये लिंकी पिंकी टिंकी चिंकी वाले तो नहीं पूछे जाएंगे कि भाई कौन जारी कर रहा है ना, ये आप आंसर राइटिंग में कोड करने के लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी ये लिंकी पिंकी वाले, और ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं भाई आईएमएफ के पूछ लिया, या डब्ल्यूटीओ के पूछ लिया, डब्ल्यूएचओ ने कोई रिपोर्ट दी तो वो पूछ लिया, यूनेस्को वाले पूछ लिए, वो वाली ज़्यादा जरूरी होती है। लिंकी पिंकी वाला देख लीजिए, ठीक है। क्या है? लिंकी द्वारा वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025 जारी किया गया है। अब क्या है इसमें? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 99 अंक के साथ वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो ये जो वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक जो लिंकी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे पर है दक्षिण कोरिया, और चौथे पर है चाइना, ठीक है। भारत ने इस सूचकांक में 24 के स्कोर के साथ 7वीं रैंक प्राप्त की है। ये याद रखिएगा कि ये जो भाई वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक है, नंबर 1 पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड है, और नंबर 3 पर दक्षिण कोरिया है। भारत की रैंक क्या है? भारत का स्कोर है 24 और रैंक है इसकी 7, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों की सम्मेलन की 15वीं बैठक हुई है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 के बीच जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। तो यहाँ पर पहले ये तैयार कर लो कि भाई रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों की जो COP15 हुई है वो कहाँ हुई है? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में, या देश का नाम जिम्बाब्वे। और कब से कब तक? तो 23 से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। और इसमें हिस्सा किसने लिया है? भारत का मतलब प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने हिस्सा लिया है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के 15वें COP का विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। पता ही चल जाएगा, इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, आर्द्र भूमि पर जो रामसर कन्वेंशन का 14वां COP हुआ था 5 से 13 नवंबर 2022, ये चीन के वुहान में आयोजित किया गया था। मतलब जो 14वां संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? वुहान में, ठीक है। अब जो COP15 हो रहा है वो जिम्बाब्वे में। अगले की बात की जा रही भाई COP16, ठीक है। ये जो COP16 होगा रामसर कन्वेंशन की, तो ये कहाँ होगा? 2028 में पनामा द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी। तो COP14 रामसर कन्वेंशन का COP14 वुहान चाइना में हुआ, COP15 रामसर कन्वेंशन का जिम्बाब्वे में हो रहा है। और अगर हम बात करेंगे 2028 में, ठीक है, 2028 में COP16 रामसर कन्वेंशन का, तो ये कहाँ होगा? पनामा में होगा। फिर आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर रामसर कन्वेंशन की COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात की गई है कि इसका आयोजन कौन करता है? तो रामसर सचिवालय इसका आयोजन करता है, जो कि कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसका कोई अलग से सचिवालय नहीं है, ये IUCN के मुख्यालय में ही स्थित है। तो ये याद रखिएगा भाई, रामसर सचिवालय का अलग से मतलब कोई मुख्यालय नहीं है, IUCN के मुख्यालय में ही ये स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों यानी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील व नामीबिया की यात्रा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच, ठीक है। 2 से 9 जुलाई, लगभग 7 दिन के बीच इन्होंने 5 देशों की यात्रा की है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ग्लोबल साउथ में भारत की मित्रता को मजबूत करने तथा ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास। तो ये इकोवास क्या है? ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय, ठीक है। इकोवास है पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय है, इकोवास इसको बोलते हैं, ठीक है। वह कैरेबियाई समुदाय यानी कैरिकॉम किसके लिए यूज होता है? ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है उसके लिए यूज होता है कैरिकॉम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 2 वर्ड, इकोवास जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय है, और जो है कैरिकॉम, तो ये कैरिबियन कम्युनिटी के लिए वर्ड यूज होता है। अब पहुंचते हैं घाना, ठीक है। तो मोदी जी 2 जुलाई को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जॉन द्रामानी महामा। कौन है? जॉन द्रामानी महामा। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की घाना की राजधानी अकरा में स्वागत किया। अब यहाँ पे 2 चीजें हो गई आपकी कि घाना की राजधानी क्या है? अकरा। कहाँ है ये? पश्चिम अफ्रीकी देश है ये, ठीक है, तो अफ्रीका के पश्चिम में होगा। दूसरा, राष्ट्रपति इसके कौन है? जॉन द्रामानी महामा है, ठीक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $3 अरब तथा भारतीय कंपनियों के घाना में लगभग $2 अरब के निवेश, ये सारी बातें हुई। क्रिटिकल मिनरल्स का जो बहुत बड़ा भंडार है वो किसके पास है? घाना के पास है, और भारत इसमें रुचि रख रहा है कि भाई हमको भी दे दो। द्विपक्षीय वार्ता के बाद संस्कृति, मानक यानी स्टैंडर्ड्स, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद ये जो घाना का राष्ट्रीय सम्मान है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये मिला है किसको? पीएम मोदी को 3 जुलाई को दिया गया था, ठीक है।
उसके बाद त्रिनाद और टोबैगो पहुंच जाते हैं कब, 3 जुलाई को। और इसकी जो कैपिटल है त्रिनाद और टोबैगो की, ये है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो याद रखिएगा, मतलब 2 को पहुंचे हैं कहाँ, घाना, और फिर 3 को ही पहुंच गए हैं त्रिनाद और टोबैगो। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर। कौन है, श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर हैं, ठीक है। श्रीमती बिसेसर के जो पूर्वज हैं वो बिहार मूल के थे, तथा हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत भारतीय परिधान साड़ी पहने ही उन्होंने किया। अब ये भी भाई कि उन्होंने जीन्स टॉप पहने था कि साड़ी पहने थी, कि मतलब क्या क्या पहना था, ये सारी चीज़ें ये लिखते हैं और करंट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, फार्माकोपिया, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण तथा हिंदी व भारतीय अध्यापन के लिए ICCR चेयर सहित 6 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान वार्ता के पश्चात किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो की जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री हैं श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। इन्होंने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया है, ठीक। फिर अर्जेंटीना, तो 4 तारीख को अगले दिन उठ के चले कहाँ पहुँच गए, अर्जेंटीना, ठीक है। और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्यूनस आयरस है। यहाँ पर कौन मिले, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले जेवियर मिलेई। इन्होंने, मेजबान राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत 6 जुलाई के कासा रोसाडा, ठीक है, कासा रोसाडा में किया, जो ब्यूनस आयरस की एक प्रतीकात्मक इमारत है। तो वहाँ पर इनका जो है स्वागत किया है। फिर भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर चर्चा भी दोनों पक्षों ने की। अगर चर्चा हुई होती, चर्चा से कुछ निकल गया था, कोई नया फैक्ट आता तो हम देख लेते। ब्यूनस आयर्स प्रवास के दिन श्री मोदी के सम्मान में ब्यूनस आयर्स की कुंजी, ठीक है, स्थानीय सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने उन्हें एक समारोह में प्रदान की। तो ब्यूनस आयर्स की उनको कुंजी भी मिल गई, ठीक है, जब वो वहाँ पर ब्यूनस आयर्स का प्रवास कर रहे थे। तो जो स्थानीय सरकार के प्रमुख हैं जॉर्ज मैक्री, उन्होंने श्री मोदी को सम्मान स्वरूप ब्यूनस आयर्स की कुंजी दी, ठीक। फिर अर्जेंटीना घूमने के बाद मोदी जी पहुंचे हैं ब्राज़ील, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के बाद 6 से 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील की यात्रा की, और जहां उन्होंने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और उसके बाद ब्राज़ील से द्विपक्षीय वार्ता के लिए कहाँ गए, राजधानी ब्राज़ीलिया पहुँच गए, यानी जो ब्राज़ील की कैपिटल है वो क्या है, ब्राज़ीलिया, ठीक है। ब्राज़ीलिया पहुंचने पर मेजबान राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, इनका नाम क्या है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। अब आगे देख लेते हैं, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में कितना करना है, $20 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। आतंकवाद निरोध, सुरक्षा क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान, कृषि अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकार व डिजिटल सहयोग सहित 6 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का अंतिम रूप वार्ता के पश्चात दिया गया है। मतलब 6 समझौता ज्ञापनों पर 6 क्षेत्रों में MOU साइन किए गए हैं। आतंकवाद, सुरक्षा क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान, कृषि अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकार व डिजिटल सहयोग। और इन्हें यहाँ पर भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, याद रखिएगा, नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये किसका है, ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान है, वो इन्हें मिला है PM मोदी को, ठीक है। अब देखते हैं नामीबिया। तो 5 देशों की अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में यानी 9 जुलाई को ये कहाँ पहुंचे हैं, नामीबिया पहुंचे हैं, जहां राजधानी विंडहोक में उनका स्वागत हुआ। तो अब याद रखिएगा, नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहोक है, ठीक है। वहां पर पहुंचे हैं 9 जुलाई को। नामीबिया से यूरेनियम सहित खनिजों के आयात में रुचि भारत ने व्यक्त की। उसके अलावा भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी अवसंरचना संगठन, ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी नामीबिया की ओर से की गई। तो कौन देश इसमें शामिल हो रहा है, नामीबिया शामिल हो रहा है किसमें, एक तो है CDRI यानी आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, दूसरा है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ठीक है। इसमें नामीबिया ने शामिल होने की घोषणा की है, तथा UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना है। तो ऐसे तो UPI बहुत ज़्यादा देशों में अभी फिलहाल, ठीक है, चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि UPI तकनीक अपनाने के लिए जो लाइसेंसिंग समझौता है उस पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला देश है वो कौन है, नामीबिया है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, नामीबिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान नामीबिया ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविट सचिया मिराबिलिस, क्या है, मोस्ट एंशिएंट वेलविट सचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है। तो ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविट सचिया मिराबिलिस, ये कहाँ का है, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025, ये इंपॉर्टेंट है।
ये 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ है और इसी के लिए ब्राज़ील पहुंचे थे। हमने आगे देखा कहाँ हुआ है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, संस्करण कौन सा है, 17वां। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ये थीम आपने याद रखना है, क्या है, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ब्रिक्स के मौजूदा 10 सदस्य, अभी फिलहाल कितने, 10 सदस्य हैं। ब्राजील के अतिरिक्त रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात व भारत इसमें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन किसकी तरफ से शामिल हुआ था। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मैडबूली, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तथा संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की मेजबानी में संपन्न हुआ है। तो कुल मिला के ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, अभी जब हम देख रहे थे लीग डारो का पेपर था, वहाँ से इन्होंने सेट करने को पूछ लिया था। तो इससे आपका एक तो ये तैयार हो जाएगा कि कौन कहाँ का राष्ट्रपति है, और बाकी सारी चीज़ें भी अगर ऐसे पूछ लें तो भी। फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ भी अपनी कलाकारी दिखाई है और उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को एक नए स्वरूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा और ब्रिक्स का अर्थ होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या होगा, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जब अगले साल भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, तब ये नाम हो जाएगा, तब हम पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर भी सम्मेलन में स्वीकार किए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई और कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बाकी इतना कुछ खास है नहीं, आगे चलते हैं। ये लिखा है कि ब्रिक्स का जो आगामी 18वां शिखर सम्मेलन है, ये अगले वर्ष यानी इसी साल 2026 में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भारत की मेजबानी में होगा, यानी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में। फिर आगे है प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा। अब ये ब्रिटेन भी गए हैं। ठीक है, 23-24 जुलाई 2025 को ये दो दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा इन्होंने संपन्न की है और यहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई है, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर के साथ इन्होंने मुलाकात की है। और कहाँ, 24 जुलाई को ग्रेट हॉल ऑफ चेकर्स, याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा कि 24 जुलाई को ग्रेट हॉल ऑफ चेकर्स में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में इंडिया यूके व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया गया। कहाँ किया गया है ये, ग्रेट हॉल ऑफ चेकर्स में। ठीक है, फिर यहाँ पर भारत यूके विजन 2035 है, सॉरी, भारत यूके विजन 2035 दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई व यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, कुछ तो है ही है, सीटा के अतिरिक्त जो हमने अभी देखा ये चेकर्स स्टेट में हुआ है सीटा। उसके अलावा भारत यूके विजन 2035, रक्षा औद्योगिक रोड मैप, प्रौद्योगिकी व सुरक्षा पहल पर वक्तव्य तथा सीबीआई व यूके की जो राष्ट्रीय अपराध एजेंसी है इसके बीच पर एक एमओयू शामिल हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा। तो आप देख रहे हो जुलाई कितना बिजी रहा है। अब यहाँ से ये 25-26 जुलाई को कहाँ चले गए हैं, मालदीव की यात्रा पर चले गए हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया था। तो कुल मिला के मतलब पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश के, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी दी, तो याद रखिएगा मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये जो पीएम मोदी हैं ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो आपने पढ़ा होगा पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, विजन महासागर, ठीक है, ये सारी नीतियाँ आपने पढ़ी होंगी आईआर में, तो उसकी बात है। फिर अक्टूबर 2024 में दोनों देशों द्वारा स्वीकार किए गए हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा साझेदारी के लिए कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा वार्ता में की गई। तो अक्टूबर 2024 में समझौता या साझेदारी मतलब हुई थी और उसकी अब प्रगति की समीक्षा कर रहे थे, उसमें बात कर रहे थे कि और बताओ कैसा क्या चल रहा है। फिर मेजबान राष्ट्रपति के साथ मिलकर अड्डू शहर में सड़क व जल निकासी परियोजनाओं तथा 6 अन्य शहरों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन श्री मोदी ने किया। ठीक है, फिर द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात, और यहाँ पर देख लीजिए, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब भीष्म यानी भीष्म की 2 इकाइयाँ भी दी हैं। तो ठीक है, भीष्म की क्या की हैं, 2 इकाइयाँ भी सौंपी हैं। फिर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई और यूपीआई, भारतीय फार्माकोपिया व रियायती ऋण सुविधा के क्षेत्र में 6 एमओयू पर साइन हुआ है। उसके अलावा भारत के वित्तीय सहयोग से माले में निर्मित 11 मंजिला रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन भी दोनों नेताओं ने मिलकर किया। तो अगर भारत मालदीव संबंध लिखने हो तो आप ये लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है भारत
के वित्तीय सहयोग से माले में निर्मित हुआ है इनका रक्षा मंत्रालय भवन। इसका जो उद्घाटन है वो दोनों नेताओं ने मिलकर किया। यह पहला अवसर था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में शामिल हुआ था। ठीक, अच्छी बात है। फिर है मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है। हालांकि अभी इतना काम का नहीं है, क्योंकि अभी जो है आईएसए में कितने सदस्य हो गए हैं, 124 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, और आईएसए, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो 2015 में भारत और फ्रांस में COP21 के दौरान पेरिस में इसकी स्थापना की थी। ये आपको पता होगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल। तो ये याद रखिएगा, पहले यहाँ पर देखिए, ये लिखा है ग्लोबल स्पेक्स 2030। ये पहल किसकी है, WHO की, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। अब स्पेक्स से आपको ऐसा लग रहा हो कि चश्मे की बात हो रही है, तो हाँ, ये चश्मे की ही बात है। ठीक है, तो जुलाई 2025 में ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। किसने, WHO ने। और यह क्या है कि 2030 तक सभी को सस्ती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान हो। कब तक का टारगेट है कि 2030 तक सभी को, मतलब ये जो आंखों की जो भी है, ठीक है, देखभाल सेवाएं हैं, ये सस्ती दर पर उपलब्ध हो 2030 तक, ये इसका टारगेट है। और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल शुरू की है। तो इस तरीके से आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो भी कवर हो जाता है, और आप अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। बाकी धन्यवाद।